ऑल स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो आइए देखते हैं आज हम लोग करंट अफेयर्स में जो है कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो हियर यू कैन सी रिकमेंडेशंस ऑफ एच.एन. नागमोहन दास कमिटी ऑन इंटरनल रिजर्वेशन। इंटरनल रिजर्वेशन पर क्या रिकमेंडेशन रहा इस कमिटी का और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जाननी है इससे संदर्भित। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है जो कि इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखेंगे जस्टिस रिटायर्ड एच.एन. नागमोहन दास कमिटी हैज सबमिटेड इट्स मच अवेटेड रिपोर्ट ऑन इंटरनल रिजर्वेशन अमंग शेड्यूल्ड कास्ट इन कर्नाटका, okay, aimed at ensuring equitable distribution of reservation benefits within the SC category. So यहाँ क्या हम देखेंगे यहाँ पर कि न्यायमूर्ति जो कि सेवानिवृत्त हैं, इनका नाम है एच.एन. नागमोहन दास जी। तो समिति ने कर्नाटक में अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण पर अपनी बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसका उद्देश्य क्या है, SC वर्ग के भीतर आरक्षण लाभों के समान वितरण को सुनिश्चित करना है। देखिए है क्या यहाँ पर कि ये जो कमिटी बनी, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एच.एन. नागमोहन दास कमिटी, तो मेनली क्या इस कमिटी का लक्ष्य क्या था, यानी ये जो जांच समिति बनी तो इस समिति का क्या जो है पर्पस क्या था यहाँ पर। तो समिति जो है SC वर्ग में, यानी कि जो SC जो कैटेगरीज हैं उनके जो है भीतर आरक्षण का लाभ जो है, या फिर ये कह सकते हैं कि रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसका होना चाहिए या इक्विटेबल इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इस मुद्दे पर था यहाँ पर। अच्छा, इसके पहले एक चीज और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस तरीके का, जैसे अगर SC वर्ग में ही हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे उनको क्लासिफाइड किया गया क्योंकि वहां पर भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो ऐसा बिहार में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वहां पे भी क्या किया गया, इसको क्लासिफाइड किया गया है अलग से। तो ये आपको यहाँ पर जो है ये बेसिकली इससे संदर्भित है। दूसरा यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन विद इन SC कम्युनिटीज इन कर्नाटका। So basically there are 101 scheduled caste in Karnataka which are broadly divided into the following groups। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि कर्नाटक में 101 अनुसूचित जातियां हैं जो मोटे तौर पर निम्नलिखित समूहों में क्या है, विभाजित हैं। तो पहला यहाँ हम क्या देखेंगे, राइटिस्ट कम्युनिटीज के बारे में देखेंगे, जैसे कि होलेया, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर लेफ्टिस्ट कम्युनिटीज जैसे कि मडिगा, और अपार्ट फ्रॉम दिस अदर स्मॉलर सब ग्रुप्स ऑल्सो एग्जिस्ट। यानी इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो कई अन्य छोटे उप समूह भी क्या है, मौजूद है यहाँ पर। हिस्टोरिकली द बेनिफिट्स ऑफ SC रिजर्वेशन 15% हैव बीन डोमिनेटेड बाय सर्टेन सब कास्टेस लीडिंग टू डिमांड्स फॉर इंटरनल रिजर्वेशन विद SC टू इंश्योर सोशल जस्टिस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विशेषकर अगर बात किया जाए तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ऐतिहासिक रूप से, यानी कि हिस्टोरिकली हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि जो अनुसूचित जाति आरक्षण के लाभों पर कुछ उपजातियों का प्रभुत्व रहा है यहाँ पर, और जिसके कारण जो सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं, सामाजिक न्याय, ये सुनिश्चित करने के लिए जरूरी क्या हो जाता है कि अनुसूचित जाति के भीतर आंतरिक आरक्षण की मांग उठने लगी है। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ऑलरेडी हम लोग देख सकते हैं कि कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी SC कैटेगरीज में भी क्या किया गया है, कैटेगराइजेशन किया गया है, जैसे कि दलित, महादलित आप देखेंगे यहाँ पर। बिहार में आपको ये, बिहार जो है इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो आप देख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कर्नाटका में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अनुसूचित जातियों की लगभग 101 जातियां हैं यहाँ पर जो है, और उसमें हम क्या देख रहे हैं कि उसमें भी क्या है यहाँ पर, जैसे अलग अलग क्या है उसमें समुदाय हैं, जैसे कि दक्षिणपंथी जो है समुदाय हो गए, लेफ्टिस्ट यहाँ पर कम्युनिटीज हो गए, उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे क्या है उप समूह ग्रुप भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये रहा है कि इसका जो बेनिफिट्स है जो SC रिजर्वेशन का, वो जो है कुछ सर्टेन सब कास्टेस तक ही क्या हो पा रहा है, उनको उसका लाभ मिल पा रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल जस्टिस और इक्वालिटी, तो हमें इस पे ध्यान देना होगा कि भाई यहाँ पे क्या हो, संसाधनों का समान रूप से वितरण होना चाहिए सभी के मध्य। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर, तो यही जो है आपने देखा है यहाँ पर, जब हम बात करें कि ये जो कमिटी बनी है ना, तो इस कमिटी के जब हम पर्पस के बारे में बात करें तो एच.एन. नागमोहन दास जो कमिटी बनी है इसमें मेनली यही है कि SC कैटेगरीज के बीच आंतरिक आरक्षण
यानी इंटरनल रिजर्वेशन पर जो है ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसका जो पर्पस है वो पर्पस है कि एससी वर्ग के भीतर आरक्षण लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना। इट मीन्स कि इक्वल जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स अमंग और विद इन द एससी कैटेगरी। तो ये इसी से संबंधित है। और आपने अभी यहाँ पर देखा कि हम लोग, तो अब आते हैं यहाँ पर कि इस कमिटी के की रिकमेंडेशन क्या रहे, है ना। तो की रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी क्या है यहाँ पर। सो सब डिवाइड एससी कोटा इनटू द इंटरनल कैटेगरीज टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्वेशन मोर फेयरली। यानी आरक्षण को अधिक निष्पक्ष रूप से वितरित करने के लिए अनुसूचित जाति कोटे को आंतरिक श्रेणियों में विभाजित करें। ठीक है। फोकस क्या है यहाँ पर, फोकस ऑन हिस्टोरिकल इनजस्टिस, पॉवर्टी, लेवल ऑफ एजुकेशन एंड एक्सेस टू गवर्नमेंट जॉब्स अमंग डिफरेंट एससी ग्रुप्स। ठीक है ना। यानी विभिन्न अनुसूचित जाति समूहों के बीच में ऐतिहासिक अन्याय, जो कि आप देखेंगे यहाँ पर कि जो क्या रहा है आपको, हिस्टोरिकल अनजस्टिस, इनजस्टिस जो रहा है, यानी जिसका एक हिस्ट्री रहा हुआ हो कि इनके बीच में इनको किसी तरह का न्याय नहीं मिल पाया है, इनके साथ क्या है जो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इनजस्टिस जो है वो यहाँ पर रहा हो, और गरीबी, शिक्षा के स्तर और सरकारी नौकरी तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित करें। डेटा ड्रिवन अप्रोच टू क्लासिफाई सब ग्रुप्स बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डेप्रिवेशन। तो यहाँ पर वंचना के स्तर पर कहा जा रहा है कि उप समूहों को वर्गीकृत करने के लिए डेटा आधारित क्या होना चाहिए, दृष्टिकोण रखने की जरूरत है। तो देखिए जो भी हमारे पास डेटाज है, हम उस डेटा का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ दैट। अब यहाँ पर देखेंगे कि रेलेवेंस ऑफ द रिपोर्ट, यानी अगर हम बात करें तो आखिरकार इस रिपोर्ट की का क्या महत्व है ना। ये रिपोर्ट जो अभी सौंपी गई है तो इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा और क्या ये क्यों ये रेलेवेंस है। सो बेसिकली इट प्रोमोट्स इक्वालिटी विद इन द एससीज व्हाइल इंश्योरिंग दैट मार्जिनलाइज्ड सबकास्टेड विद एससीज आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड। अनुसूचित जातियों के भीतर समानता को ये बढ़ावा देता है, साथ ही ये भी सुनिश्चित करता है कि अनुसूचित जातियों के भीतर हाशिए पर पड़ी उपजातियां पीछे न छूट जाएं। ठीक है। compliance with judicial directions based on previous Supreme Court decisions allowing internal classification within SCs। ठीक है ना। यानी न्यायिक निर्देशों का अनुपालन किया जाए जिसमें कि अनुसूचित जातियों के भीतर आंतरिक वर्गीकरण की अनुमति देने वाले सर्वोच्च न्यायालय के पिछले निर्णयों पर आधारित, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ईवी चनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह में निरस्त है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें कहा गया है कि भाई जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि जो भी अनुसूचित जातियां हैं उनके भीतर समानता को हमें क्या करना है, हमें जो इंश्योर करना है कि यहाँ पर इक्वालिटीज होना चाहिए अमंग एससीज। ठीक है। और अनुसूचित जातियों के भीतर जो हाशिए पर, यानी उनमें जो मार्जिनलाइज्ड हैं वो पीछे ना छूट जाए, उनको ध्यान में रखना है। कंप्लायंस विद जुडिशियल डायरेक्शन, यानी जो बेस्ड ऑन प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस जो रहे हैं, तो अलाउइंग इंटरनल क्लासिफिकेशन विद इन एससीज ऑफ आंध्र प्रदेश रिपील्ड इन स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जो है दविंदर सिंह। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि इनको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। एंड अब आते हैं यहाँ पर कि जो पॉलिटिकल सेंसिटिविटी के बारे में बात करें, सो लाइकली टू अफेक्ट इलेक्टोरल डायनेमिक्स स्पेशली इन साउदर्न स्टेट्स विद द कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन। तो राजनीतिक संवेदनशीलता के बारे में अगर देखा जाए कि इस पर ये क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो चुनावी गतिशीलता को ये प्रभावित करने की संभावना विशेष रूप से जाति आधारित लामबंदी वाले दक्षिणी राज्यों में। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके बारे में देखेंगे, तो इम्प्लीमेंटेशन विल रिक्वायर लेजिस्लेटिव एक्शन पॉसिबली और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इफ चैलेंज्ड। यानी यहां हम क्या देखेंगे कि इसके कार्यान्वयन के लिए विधायी कार्रवाई की आवश्यकता होगी, और यदि चुनौती दी जाती है तो संभवतः संवैधानिक संशोधन की भी आवश्यकता होगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि ये इस तरह के हमारे सामने क्या है, चैलेंजेस आ सकते हैं, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। तो ये जो आपने देखा यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का क्या है, अपना इसने अपने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं, और उन रिकमेंडेशन का क्या अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक है। कि अगर हम क्लासिफिकेशंस करते हैं ऐसी कैटेगरीज में, ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, बेनिफिट मिल सके, उनको भी ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, तो इसके कंटेक्स्ट में ये रिपोर्ट जो है इसका अपना महत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज। हम अपने अगले न्यूज पर चलेंगे। अगला न्यूज क्या है यहाँ पर, यहाँ देखिए, मोल्दोवा ज्वाइंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस। मोल्दोवा ने ज्वाइन किया है क्या, इंटरनेशनल सोलर अलायंस
को ज्वाइन किया है। अब सवाल उठता है कि क्या है भाई इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, तो आइए देखते हैं। मोल्दोवा हैज रिसेंटली ज्वाइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बिकमिंग इट्स 107th मेंबर। यानी मोल्दोवा जो है इसने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में ये शामिल हुआ है और ये 107वां सदस्य क्या हो चुका है, बन चुका है। This announcement was made by India's Ministry of External Affairs after Moldovan ambassador Anna Taban handed over the instrument of ratification in New Delhi. यह घोषणा भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा किया गया, जिसमें मोल्दोवन राजदूत एना ताबान द्वारा नई दिल्ली में अनुसमर्थन पत्र क्या किया गया है, सौंपा गया है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि जो अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, तो क्या है ये और ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ ध्यान रखिएगा ये इनिशिएटिव लिया ही गया था किसके द्वारा, भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से। सो हियर यू कैन सी व्हाट इज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज अ global coalition launched by India and France in 2015 during the United Nations Climate Change Conference COP21 held in Paris. ठीक है, it aims to promote the use of solar energy and develop clean, affordable and reliable energy ecosystem. ओके तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन हम जब देखेंगे यहाँ पर, तो ये एक वैश्विक गठबंधन है जिसकी शुरुआत भारत और फ्रांस ने 2015 में पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन के दौरान की थी, जिसको हम लोग COP21 बोलते हैं, और उसी दौरान इसे क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, स्वच्छ, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा प्रणालियों का विकास करना है। देखिए सोलर अलायंस का मतलब ही हो गया कि नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। हम कहाँ बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं एक तरह से आप कह सकते हैं कि जीरो कार्बन की तरफ। हम ग्रीन हाउस जो गैस है उसको कम से कम करने की बात करते हैं। तो जहां भी अगर हम इफ वी आर अडॉप्टिंग लार्ज नंबर ऑफ लाइक सोलर पैनल्स, लाइक हम सोलर सिस्टम का जितना ज्यादा यूज करेंगे तो हमारी डिपेंडेंसी खास तौर पे हम क्या देखेंगे, जो कि स्पेशली अगर बात किया जाए तो क्या कहते हैं रिसोर्सेज पे, जो कि संसाधनों पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हम क्या देखेंगे यहाँ पे, तो ये बेसिकली ये इनिशिएटिव भारत और फ्रांस के द्वारा लिया गया था COP21 की मीटिंग के दौरान। और इनफैक्ट अगर इंडिया के बारे में बात किया जाए, सो व्हाट वी कैन सी कि हमने सोलर अलायंस में अपने आप को क्या किया कि स्टैब्लिश, धीरे धीरे हम और स्टैब्लिश होते जा रहे हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे, इसके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ कि गुजरात के कुछ गांव जो है वो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं कि यानी इंडिया के फर्स्ट जो है कंप्लीटली सोलर बेस्ड विलेज बन चुके हैं। हमारे कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि हम क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से सोलर बेस्ड की तरफ हम उसको ले जा रहे हैं। सो बेसिकली आवर विजन इज टू मूविंग फॉरवर्ड। हम आगे बढ़ रहे हैं कहाँ पर, सोलर एनर्जी को जितना ज्यादा से ज्यादा हम अडॉप्ट करें ये हमारे लिए उतना ही क्या है, अच्छा है। तो आइए इसमें देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें। हाँ जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस मिशन एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन सोलर एनर्जी। भाई सीधी सी बात है, अगर हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, ये किस बात को बढ़ावा देता है कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी किस में हो, सौर ऊर्जा पर हम ज्यादा जो है उसको ये करें। रिड्यूस टेक्नोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल कॉस्ट, क्योंकि अगर हम इफ वी आर डिपेंडेंट मोर ऑन सोलर एनर्जी इट मींस कि हमारा कॉस्ट कटिंग भी होगा और हमारा फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो तकनीकी और वित्तीय लागत ये क्या करेगा, कम करेगा। स्ट्रेथन कलेक्टिव एक्शंस थ्रू पॉलिसी सपोर्ट एंड शेयर्ड स्टैंडर्ड्स, नीति समर्थन और साझा मानकों के माध्यम से सामूहिक कार्रवाई को ये क्या करेगा, मजबूत करेगा। इंक्रीज द ग्लोबल शेयर ऑफ क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा की वैश्विक हिस्सेदारी इसमें क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो अभी हमने आपसे क्या कहा कि हमारे पास क्या एजेंडा है, तो हमारे पास जो मेन एजेंडा है या जो आप कह सकते हैं यहाँ पे, तो मेन एजेंडा मेनली क्या है हमारा कि हमें क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है, ग्रीन एनर्जी कह सकते हैं। तो हम क्लीन एनर्जी की तरफ बात करते हैं व्हेन, तो सोलर एनर्जी उसमें क्या है, सबसे टॉप पर आएगा कि भाई सबसे बेस्ट उपाय यही है कि वी हैव टू गो फॉरवर्ड, स्पेशली लाइक सोलर जो है हम एनर्जी का जितना ज्यादा यूज करेंगे दैट्स मोर जो है वो अफोर्डेबल भी है और वो हम सभी के लिए स्पेशली फॉर आवर द यू कैन से फॉर द सेक ऑफ सस्टेनेबल
ग्लोबल डेवलपमेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी फ्रूटफुल टू ऑल ऑफ अस। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का क्या है, मिशन है, और भारत इसमें अग्रणी है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया इज, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि एक तरह से बहुत अच्छा इसमें हमेशा भूमिका यहाँ रहा है। आते हैं यहाँ पर, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है बच्चों यहाँ पर टॉप 10 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन 2025। 2025 के सबसे कम विकसित जो देश हैं उनके लिस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि ये बेसिकली कौन जो है क्लासिफाइड करता है, तो ये बेसिकली यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है ना। इसके द्वारा हम क्या देख रहे हैं कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज यानी कम विकसित जिसको हम कहेंगे। तो और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें कि जब हम एलडीसी का स्टेटस के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम कौन से पैरामीटर्स पे इसको काउंट करते हैं कि हाँ भाई ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आता है। तो यहाँ ये इस पे हम लोग थोड़ा सा इस पे हम चर्चा करना चाहेंगे कि क्या क्या इसमें जो है इंक्लूड होता है स्पेशली लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में। आइए, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, इन शॉर्ट हम लोग इसको क्या कहेंगे, कम विकसित जो देश हैं वो हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि एज पर द यूनाइटेड नेशंस, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, ठीक है ना। अब यूनाइटेड नेशंस के थ्रू अगर हम देखें तो लीस्ट डेवलप कंट्रीज का क्या मामला है, क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम है वो सबसे लो होना चाहिए। तो इसके पैरामीटर्स क्या है यहाँ पर, ग्रॉस नेशनल इनकम, ये क्या होना चाहिए, बहुत लो होना चाहिए, जीएनआई, ठीक है ना। ये हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर जब हम बात करते हैं सॉरी जीएनआई के बारे में, ये सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, लो ह्यूमन एसेट इंडेक्स होना चाहिए यानी पुअर हेल्थ, लो एसेट्स ह्यूमन इंडेक्स। अब इसके बारे में अगर जब हम बात करेंगे कि एसेट्स ह्यूमन इंडेक्स के बारे में, जिसको HAI भी कह सकते हैं यहाँ पे, तो अब उसमें क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं पुअर हेल्थ यानी कि हेल्थ अच्छा नहीं हो यहाँ पर। अच्छा, एजुकेशन तक आपकी एक्सेसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। बेसिक सर्विसेज, एजुकेशन नहीं हो, बेसिक सर्विसेज नहीं हो यहाँ पर, ये सारी चीजें नहीं होंगी यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या, ये यहाँ पर नहीं होंगी। उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पे इकोनॉमी और समथिंग, यहाँ देख लीजिएगा इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, ये क्या हो, ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो, ठीक है ना। सबसे ज्यादा एक तरह से हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो इन्वायरमेंट यानी हाई इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल जो वल्नरेबिलिटी है वो इंडेक्स हाई रिस्क पर होना चाहिए। इकोनॉमिक चेंजेस और इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स ये यहाँ पर होने चाहिए ज्यादा। सो बेसिकली दीज आर द पैरामीटर्स, यहाँ एक बार देख लीजिएगा। सो ये है पैरामीटर्स रिगार्डिंग द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के संदर्भ में कि भाई लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज यानी कम विकसित देशों में क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पे पैरामीटर्स ग्रॉस नेशनल इनकम सबसे कम होना चाहिए। जो लो एसेट्स यानी ह्यूमन, इसके बारे में अगर देखा जाए यहाँ पे ह्यूमन एसेट्स इंडेक्स, जिसमें कि बेसिक हमारे जो सर्विसेज हैं जैसे कि लाइक हेल्थ हो गया,
एजुकेशन हो गया, तो ये सब क्या हो, ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में हो, तो यहाँ पर इसको हम काउंट करेंगे। दूसरा, यहाँ पर आर्थिकी और इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव में दोनों ही कंडीशन में ये वल्नरेबल हो, यानी इकोनॉमी भी इनकी बहुत अच्छी नहीं हो, और इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में भी यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि डिजास्टर्स वगैरह लगातार जो है या उस तरह से यहाँ पर बने रहे हों। तो ये है पैरामीटर्स लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का, तो एज पर द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर कि जो डेटाज जो सामने आए हैं इसमें ये देखेंगे कि इसमें कौन जो है सबसे टॉप पर है। तो सो विथ एन इनकम पर पर्सन ऑफ ओनली अबाउट $380, अब जस्ट इमेजिन मात्र $380 का जिनके यहाँ इनकम है, कहां पर है ये, अफगानिस्तान में। स्ट्रगल्स ड्यू टू डिकेड्स ऑफ वॉर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड डैमेज्ड इकोनॉमी। सो प्रति व्यक्ति आय मात्र $380 के साथ अफगानिस्तान दशकों के युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था के कारण क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये बहुत ही यू कैन से दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन एवर, कि अभी तक अफगानिस्तान में सन ईयर जो है आफ्टर 2000 उसके बाद आप क्या देखेंगे कि ये कंडीशन यहाँ पर क्या है, बना ही हुआ है, जो अभी तक नहीं सुधर पाया है। ओके, और पॉलिटिकल अनस्टेबल अगर कहीं भी कोई भी कंट्री अगर है जहां पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी अगर बनी हुई है, तो वहां पर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच सकते कि वहां डेवलपमेंट होगा। तो ये प्रॉब्लम अफगानिस्तानी का मूल कारण हम देख सकते हैं यहाँ पे। अंगोला, although Angola earns from oil, the benefits have not reached the most of its people. Its economy depends too much on global oil prices and scores low in education, healthcare, keeping it on the LDC list. अगर ये कहा जाए कि अंगोला में कमाई नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, बिल्कुल है, तेल के ऊपर इनकी ज्यादा डिपेंडेंसी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी इनके यहाँ लोगों की पहुंच एजुकेशन तक नहीं हो पाई है। उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं, जैसे हेल्थ हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सब बेसिक्स नीड्स है जहां पर किसी तरह की कोई जो है रीच नहीं हो पाई है, जिसके कारण अंगोला भी अभी भी क्या पिछड़ा हुआ है यहाँ पर। अब आते हैं नेक्स्ट जो है वो है बांग्लादेश। So basically Bangladesh is marking a strong progress, is set to leave the LDC group in November 2026. Until then it stays on the list to ensure a smooth shift to self-reliance while keeping the recent growth steady. यानी बांग्लादेश के बारे में अगर देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश जो है एलडीसी डिजर्व कर रहा है या एलडीसी में ही रहेगा, नहीं। बांग्लादेश ने अपने आप को मतलब पहले से काफी प्रोग्रेस किया है और उम्मीद है कि 2026 तक ये एलडीसी के ग्रुप से बाहर हो जाएगा। तब तक ये अपनी हालिया जो वृद्धि है उसको स्थिर रखते हुए ये सेल्फ डिपेंडेंसी की ओर बढ़ रहा है। इनफैक्ट लेकिन आप देखेंगे बांग्लादेश में भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आपको दिखाई दिया 2024 में, क्या वहां कंडीशन रहा, ठीक है। तो ये सब जो है प्रॉब्लम्स रहे हैं जिस भी देश में अगर इस तरह की कंडीशन आ रहे हैं। बेनिन incomes has crossed the LDC limit at $1,316, but its education and health score remains low. The economy relies heavily on a few जो है farm exports which makes it vulnerable to price changes. देखिए बेनिन के बारे में अगर देखा जाए तो आय क्या है 1,316, जो कि न्यूनतम आय सीमा को पार कर गई है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में इसका स्कोर अभी भी क्या है, कम है। अर्थव्यवस्था कुछ कृषि निर्यातों पर बहुत अधिक तक निर्भर है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में या जो कि बाजार में जिस तरह से दाम चेंज होते रहते हैं उसका इम्पैक्ट इस पे पड़ता है। तो अब देखिए मुद्दा ये नहीं कि ये कितने डॉलर में कितनी कमाई हो रही है, मुद्दा ये है कि अगर यहाँ पे अर्निंग अगर ठीक है तो लोगों का हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, ये बेसिक नीड्स अपने आप ठीक हो जाती हैं। बट बेनिन में भी अभी भी हम क्या देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पर एज इट इज है। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है आपको, दैट इज बुर्किना फासो। अब यहाँ देखेंगे बुर्किना फासो विथ एन इनकम अबाउट $853 पर पर्सन, बुर्किना फासो फेसेस पॉलिटिकल अनरेस्ट, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स एंड क्लाइमेट चेंजिंग थ्रू अ ड्रॉट। एग्रीकल्चर इट्स मेन इंडस्ट्री बट इट्स फ्रेजाइल एंड स्लो टू ग्रो। मतलब लगभग बुर्किना फासो में प्रति व्यक्ति जो आय है वो $853 का है। और यहाँ पर लेकिन राजनीतिक अशांति, जहां जहां मैंने बताया कि ये मेजर इश्यूज है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी अगर है, यहाँ पर सिक्योरिटी से रिलेटेड समस्याएं हैं, इन क्लाइमेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर यहाँ का मेन उद्योग है लेकिन बहुत ही क्या है यहाँ पे फ्रेजाइल है और बहुत ही स्लो प्रोग्रेस है। अब आते हैं नेक्स्ट है बुरुंडी। बुरुंडी इज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड with weak education, health care and almost economic variety. Political instability further slows down any progress.
डिवोर्स। आप देख सकते हैं कि दुनिया के जो गरीब देशों में से एक कौन है, बुरुंडी है, जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें लगभग है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन और उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता है, जो कि इसके जो है कंडीशन को और क्या कर देता है, और वर्स्ट कर देता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे क्या कि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि स्थिति क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, दैट इज कंबोडिया। हाँ जी, यहाँ देखेंगे कि व्हाट अबाउट द कंबोडिया, यहाँ देखेंगे। So Cambodia is on track to leave the LDC category in 2027. It has improved both income and human development, but it still remains in a preparation phase to ensure stability after graduation. मतलब कंबोडिया भी, जैसा आपने देखा कि बांग्लादेश भी 2026 में एलडीसी से मूव कर जाएगा, उसी तरह से कंबोडिया की भी स्थिति है। हालांकि मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एलडीसी में है, बट समहाउ ये 2027 में शिफ्ट कर जाएंगे। Central African Republic, this country has income of about $473 per person and has been badly affected by years of conflict. It faces a major humanitarian crisis with very low health education level. जो कि मध्य अफ्रीकी राज्य जो है, यहाँ पर लोगों की जो इनकम है वो $473 है, और ये काफी समय से यहाँ पर ये क्या है, ये काफी प्रभावित है, जो कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। एजुकेशन और जो आप देखेंगे यहाँ पर हेल्थ जो है वो बिल्कुल ही क्या है, यहाँ पर ना के बराबर है। Chad earns mainly from oil and farming, but both are highly affected by global market changes, climate problems, political unrest continues to harm its development. यानी चार्ड में भी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये एग्रीकल्चर से इनकी कमाई होती है, लेकिन वैश्विक बाजार में जो बदलाव हो रहे हैं, ये सब से इनको क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहा है। कोमोरस के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर, तो मुख्यतः क्या है, चार्ड अर्न्स मेनली फ्रॉम ऑयल। ये कोमोरस में भी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, 1 सेकेंड। सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे कि क्या है तलाके हसन, ये चर्चा में आ गया तलाके हसन। सो बेसिकली ये है क्या, देखिए, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अग्रीड to hear a batch of petitions challenging the practice of तलाक हसन as unconstitutional। इसमें यहाँ जो सबसे ध्यान रखने वाली बात ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में तलाक हसन की प्रथा को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है ना। तो अब आप सोचेंगे कि भाई ये तलाक हसन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला कहाँ गया है, ये मामला गया है आपको सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। और सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में तलाक हसन की प्रथा को क्या कहा है, असंवैधानिक, यानी कहा कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और इसको चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति दे दी है कि हाँ इस पर क्या होगा, अब इस पर हियरिंग होगी और फिर आगे यहाँ पर क्या है, बात आगे जाएगी। ठीक है। देखिए, अब बेसिकली अगर ये पूछा जाए कि ये जो तलाक हसन है ये किस प्रकार का तलाक है, या विच टाइप ऑफ डिवोर्स जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पे, मतलब तलाक ये किस तरह से है, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा सा समझना होगा। बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल फॉर्म ऑफ डिवोर्स मेंशन अंडर द इस्लाम दैट ओनली मेन कैन प्रैक्टिस। मीन्स ये जो है इस्लाम में वर्णित क्या है, एक प्रकार का न्यायोत्तर तलाक है, यानी कि ये नहीं कि इसमें जुडिशरी का कोई हस्तक्षेप है। तो एक न्यायोत्तर ये क्या है, तलाक है जिसमें कि जिसका पालन केवल कौन कर सकते हैं, पुरुष ही कर सकते हैं। मीन्स वुमेन्स जो है वो इसमें नहीं, इससे इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है ना। इट इज अ रिवोकेबल फॉर्म ऑफ डिवोर्स ऑल्सो, है ना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पे कि जैसे अगर कहा जाए तो ये जो तलाक हसन है ना, तो इसको कंसीडर किया जाता है, दिस इज कि दैट दिस इज एज पर दिस इज रिलेटेड टू और बिलोंग्स टू ऑल स्कूल ऑफ मुस्लिम्स लॉ। ठीक है ना। ये मुस्लिम्स लॉ या जो शरिया जिसको हम कहते हैं यहाँ पर, ये उसके क्या है, अकॉर्डिंग है। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें कुछ ये भी है कि जैसे अगर ये कहा जाए कि जैसे लगातार 3 तलाक के बीच के, जैसे आपने पढ़ा होगा कि 3 तलाक होता था, कि तलाक तलाक तलाक, जब आपने देखा कि ट्रिपल तलाक जो है उसके मामले में भी चल रहा था। तो ये ट्रिपल तलाक के संदर्भ से अगर कहा जाए कि इसमें जो तलाक हसन हसन जो हम देख रहे हैं, तो एक जो है एक सिंगल प्रोनाउंसमेंट है, जो कि ये बेसिकली दिस इज अ सिंगल प्रोनाउंसमेंट, ये ध्यान रखिएगा, इज मेड फॉलोइंग विच अ वुमेन हैज टू गो थ्रू इद्दत और अ वेटिंग पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डिवोर्स के संदर्भ में अगर देखा जाए यहाँ पे, तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ट्रिपल तलाक आप देखेंगे यहाँ पर, है ना। तो तलाक हसन जो है यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बेसिकली ये जो है ये प्रोनाउंस्ड, मीन्स तलाक हसन इज प्रोनाउंस्ड विथ अ गैप एट लीस्ट 1 मंथ और 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसमें कुछ इस तरीके के क्या है, कुछ ऐसे क्लॉजेज हैं यहाँ पे।
और एक सिंपल सी बात यहाँ समझिएगा कि जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो तलाक, जैसे इसमें क्या हुआ कि ये मामला जो है ये गया यहाँ पर, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक पिटिशनर है जिनका नाम है बेनजीर हिना, है ना। तो ये बेनजीर हिना जो है, इन्होंने कहा दैट बेनजीर हिना हैज बीन अनइलेटरली, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि डिवोर्स्ड, इनको इसी के माध्यम से क्या मिला है, डिवोर्स मिला है थ्रू द तलाके हसन मेड बाय हस्बैंड यूसुफ। ये मामला जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो पिटिशनर है जिनका नाम क्या है, हिना जो है, तो इन्होंने प्रे किया कि दैट जो सेक्शन, ये जो सेक्शन है ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट, तो ये कहीं ना कहीं से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है ये परमिट करता है मुस्लिम्स टू प्रैक्टिस अन यूनिलैटरल डिवोर्स टू बी डिक्लेयर वॉइड, है ना। इसको यहाँ से क्या करना चाहिए, इसे नहीं रखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। This Shariat Act allows all Muslims to be governed by their own personal laws and that are in जो है consensus therefore with the Islamic practices. So therefore what we can see that allowing the practice of extrajudicial जो है यहाँ पर divorce legally. तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें जो पिटिशनर हैं, इन्होंने प्रॉपर वे में ये कहा कि भाई तलाके हसन जो है ये वायलेट करता है, यानी इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये जो है हमारे जो संविधान का जो हमारे राइट्स मिले हुए हैं अनुच्छेद के माध्यम से 14, 15 और 21 और 25 को ये क्या करता है, कहीं ना कहीं से वायलेट करता है यहाँ पर। तो ये जो PIL है, इट ऑल्सो सिक्स गाइडलाइंस ऑन अ जेंडर एंड रिलीजन न्यूट्रल प्रोसीड्यूर्स एंड ग्राउंड्स फॉर द डिवोर्स ऑल्सो। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो तलाक हसन एहसन के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं। हाँ, अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, थोड़ा समझना ये होगा कि अगर ये कहा जाए कि ये ट्रिपल तलाक से हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम जो है, यानी तलाके हसन इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। तो इन इंस्टेंट यानी जो ट्रिपल तलाक वाला जो मामला था, अ मैन प्रोनाउंस्ड मल्टीपल डिवोर्स इन ऑन गो, है ना, इन वन गो, यानी एक किसी पुरुष के द्वारा जैसे कह दिया गया कि भाई तलाक तलाक तलाक, तो वहां पे क्या है, तलाक का मुद्दा हो जाएगा। सो इट हैज नो स्कोप, ये ध्यान रखिएगा, इट हैज नो स्कोप फॉर द रिकैंसिलेशन बिटवीन द कपल एंड जो है यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंड जो है ओफन एंड्स अ मैरिज इंस्टेंटली। तो उससे क्या होता था कि मैरिज जो है वो तुरंत क्या हो जाता था, समाप्त हो जाता था ट्रिपल तलाक के माध्यम से, ठीक है ना। उसके अलावा इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो आप देखेंगे यहाँ पे, सो बेसिकली इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हैज बीन बैंड इन मेनी मुस्लिम कंट्रीज आल्सो, इंक्लूडिंग अगर आप देखेंगे तो लाइक इजिप्ट हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, कुवैत, क्योंकि आप उस टाइम पे जो है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति जो है हो सकता है गुस्से में भी हो, व्यक्ति जो है हो सकता है कि उस टाइम पे जो है, तो उसमें इस सब बातों का ध्यान रखा गया। इसलिए आप देखेंगे कि ये जो है ये कई देशों में क्या है, ऑलरेडी बैन है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, ठीक है ना। अब आते हैं तलाके हसन पर। तो देखिए तलाके जो हसन हम देख रहे हैं इज प्रोनाउंस्ड विथ अ गैप ऑफ एट लीस्ट 1 मंथ और 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि इसके बारे में अगर देखा जाए तो तलाके हसन जो है, तो जैसा आप देखते हैं कि लाइक लगातार 3 तलाक के बीच के अंतराल को संयम की अवधि या इद्दत कहा जाता है और इसकी अवधि 90 दिन की होती है। तो यहाँ पर जो यहाँ आप देखेंगे क्या कि तलाके हसन जो है इज प्रोनाउंस्ड विथ अ गैप ऑफ एटलीस्ट 1 मंथ आपका रहेगा, या फिर 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या रहेगा, गैप रहेगा। तो ओनली अ सिंगल रिवोकेबल डिवोर्स टेक प्लेस थ्रू द फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट, मतलब फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाके हसन एंड द, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो हम लोग क्या देखेंगे, एंड द कपल्स आर सपोज टू लिव टुगेदर आफ्टर दिस प्रोनाउंसमेंट एंड हैव द ऑप्शन ऑफ जो है जो इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि रिप्रोचमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे क्या है कि लाइक द डिवोर्स इज अज्यूम्ड टू बी रिवोक्ड इफ द कपल बिगिंस टू कोहैबिट और बी इंटीमेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एब्सटेंस। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि ये मुद्दा है। सो एट द एंड ऑफ दिस मंथ, है ना, यहाँ हम लोग क्या देखेंगे कि द हस्बैंड हैज टू प्रोनाउंस डिवोर्स फॉर द सेकेंड,
टाइम विच इज रिवोकेबल, अगर वो दूसरी बार हस्बैंड यहाँ पर बोलता है तलाक तो वो रिवोकेबल है, ठीक है ना। एंड द कपल मे रिज्यूम देयर जो है कंज्यूनल रिलेशनशिप एनी टाइम दे सो डिजायर। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के मामले भी है कि यहाँ पे वो फिर से क्या कर सकते हैं, अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। सो इफ द थर्ड प्रोनाउंसमेंट इज मेड आफ्टर एटलीस्ट वन मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन यहां हम क्या देखेंगे, इरिवोकेबल डिवोर्स टेक्स प्लेस। यानी अगर जो थर्ड टाइम पर अगर इसको बोला जाएगा तो उसमें क्या है कि उसमें एटलीस्ट अगर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का अगर क्या है यहां पर कि ये के बाद अगर ये बोला गया है तो ये क्या हो जाएगा आपको यहां पर, तो ये इरिवोकेबल हो जाएगा यहां पर। हाँ, तो इरिवोकेबल यहां पर हो जाएगा, ये डिवोर्स टेक्स प्लेस। No divorce can be administered when the woman is undergoing her menstrual cycle or pregnancy। ये ध्यान रखिएगा। अनलाइक अगर हम देखें यहाँ पे तो हम लोग क्या देख सकते हैं, सो अनलाइक इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, जिसको हम लोग बोलते थे ना कि ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा है, सो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, उसमें हम क्या देख सकते हैं इसमें यहाँ पे कि इसमें ऑलरेडी क्या है मेंशन है, द प्रोसेस ऑफ तलाक हसन जो है ऑलरेडी क्या है मेंशन है। तो जैसा कि मिस हिना यहाँ पे आपने देखा कि उनके थ्रू क्या किया गया है, यहाँ पर जो पिटिशन दायर किया गया, तो एज पर द मिस हिना जो है इन्होंने आर्ग्यू दिया कि दैट हर डिवोर्स इज इनवैलिड एज शी रिसीव्ड हर डिवोर्स नोटिसेस व्हेन शी वाज अंडरगोइंग हर मेंसेस। ठीक है, और प्रॉपर इसमें प्रॉपर ये है कि इसमें ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होना चाहिए, तो इसने प्रॉपर यहाँ पर ये क्लॉजेस है कि अगर इस तरीके की चीजें अगर आ रही हैं तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगा। अब आते हैं यहाँ पे कि आर देयर एनी अदर ऑप्शन फॉर डिवोर्स, तो तलाके हसन अंडर दिस फॉर्म अ सिंगल प्रोनाउंसमेंट इज मेड following which a woman has to go through इद्दत और a waiting period of 3 months। तो ये कम से कम क्या है कि इसमें लगातार 3 तलाक के बीच के अंतराल को संयम की अवधि या इद्दत कहते हैं, और इसी की अवधि क्या है 90 दिन की होती है। तो इसमें प्रॉपर ये है कि द डिवोर्स इज अज्यूम्ड टू बी रिवोक्ड इफ द कपल बिगिंस टू कोहैबिट और इंटीमेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एब्स्टिनेंस। ठीक है ना। तो अब यहाँ देखेंगे यानी बोथ तलाके हसन, अब चाहे वो तलाके हसन हो जाए और इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे कि बोथ तलाके हसन एंड तलाके हसन जो है इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये इनको लीगल वैलिडिटी मिली हुई है एम्स्ट ऑल मुस्लिम कंट्रीज, लगभग सभी मुस्लिम देशों में क्या है इसमें जो है क्या मिला हुआ है। तो इस तरह से अगर देखा जाए यहाँ पर तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ क्या है डिवोर्स है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। हाँ, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे कि लाइक उसी तरह से अगर डिवोर्स के कंटेक्स्ट में अगर कहा जाए तो लाइक खुला होता है, तो खुला जो है वो महिलाओं को मिला हुआ है राइट्स यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है कि इन खुला के बारे में अगर हम देखेंगे तो अ वुमन गिव्स समथिंग टू द मैन इन रिटर्न फॉर एनलिंग द मैरिजेस, है ना। तो जैसे आप देखेंगे जैसे कभी कुछ बड़े पर्सनैलिटीज के बारे में आपने सुना भी होगा कि उन्होंने खुला ले लिया, तो खुला यानी यहाँ पे महिला को भी ये अधिकार होता है यहाँ पर इस तरीके से। तो इसमें जैसा अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हाउ तलाक हसन इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रिपल तलाक, तो आपको अब समझ में आया होगा कि ट्रिपल तलाक दैट इज इंस्टेंट डिवोर्स आप कह सकते हैं, इंस्टेंटली डिवोर्स। और तलाक हसन में क्या है कि ऑलरेडी क्या है कि इसमें गैप है ना, गैप इन द सेंस कि लाइक वुमेन के लाइक इसमें ऑलरेडी क्या है मंथ का ड्यूरेशन होना चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल का गैप होना चाहिए। सो दिस इज द बेसिकली सो ट्रिपल तलाक और तलाक बिद्दत जो है आप देखेंगे यहाँ पर अगर देखा जाए कि इंडिया में इसकी क्या कंडीशन है, सो बेसिकली दिस इज बैंड, है ना। सो ट्रिपल तलाक एंड तलाक बिद्दत वाज बैंड बाय द गवर्नमेंट इन 2019। ठीक है, इन दिस अ मैन कैन डिवोर्स हिज वाइफ प्रोनाउंसिंग तलाक थ्राइस इन वन को, यानी इसमें यही होता था कि एक बार कोई व्यक्ति अगर 3 बार कह दे तलाक 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 तो महिला को क्या मिल जाएगा, तलाक मिल जाएगा। तो डिवोर्स यहाँ पर क्या हो जाता है इंस्टेंट, यानी तुरंत मिल जाता है और वो अपरिवर्तनीय होता था। तो ये समस्या यहाँ पर आती थी, ये जो कि भारत में ऑलरेडी 2019 में क्या कर दिया गया, इसे बैन कर दिया गया है। तो अभी जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तलाक एहसन, जिसमें कि ऑलरेडी एक पिटिशनर जो है जिनके द्वारा इसको चैलेंज किया गया है कि यहाँ पर क्या है कि ये भी क्या है कहीं ना कहीं से क्या है ये जो है किसी भी सिटीजन का, यानी एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारे जो अधिकार है उसको क्या कर रहा है, उसको जो है इंगित कर रहा है। तो बेसिकली ये था जो कि चर्चा में आया, और आज जैसा कि आपने देखा यहाँ पर तो दैट इज इन न्यूज तलाक हसन। आपको मैंने बताया कि तलाक हसन या हसन जो है और जो ट्रिपल तलाक से ये अलग कैसे है ना।
तो चलिए अब आते हैं यहाँ पर हम लोग अपने अगले न्यूज पर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारा ऑपरेशन फाल्कन। अब ऑपरेशन फाल्कन, ऑपरेशन का मतलब आप समझ ही गए होंगे। सो ऑपरेशन का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा अभियान चलाना है ना, कोई सी खास संदर्भ में, जिसको हम कह सकते हैं। सो बेसिकली असम्स ऑपरेशन फाल्कन्स डिलीवर अ मेजर ब्लो टू राइनो जो है पोचिंग रिंग्स। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि खास तौर से हम क्या देख रहे हैं कि राइनो पोचिंग रिंग्स का मतलब ये हुआ कि जैसे गेंडे की जो पोचर्स का मतलब होता है जो तस्कर होते हैं, तो बड़ी संख्या में आप देखेंगे क्या कि होता क्या है कि खासतौर से वो जंगल के रीजन में घूमते रहते हैं और वो इस फिराक में रहते हैं कि कभी जो है वो राइनो को क्या करें, यानी जो भी राइनोसोर्स है उसको क्या करें, उसका जो है तस्करी करें, है ना। या फिर तो असम में इसी को लेकर के क्या हुआ है, द असम गवर्नमेंट्स, यहाँ देखेंगे ऑपरेशन फाल्कन हैज सक्सेसफुली अरेस्टेड 42 राइनो पोचर्स, dismantled 6 major poaching gangs and foiled 9 poaching जो है attempts ensuring zero rhino killings in the state so far in 2025। तो यहाँ देखेंगे कि असम की सरकार ने ऑपरेशन फाल्कन के 42 गैंडा शिकारियों को सफलतापूर्वक क्या किया है, गिरफ्तार किया है। 6 प्रमुख शिकार गिरोहों को ध्वस्त किया है और 9 शिकार प्रयासों को विफल किया है, ठीक है, जिससे 2025 तक राज्य में गैंडों की हत्या क्या हो गई है, शून्य हो गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जैसे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो ऑपरेशन फाल्कन है, मेनली जो गैंडा का जो शिकार कर रहे थे, जो अवैध रूप से जो उसका शिकार वैसे पूरी तरह से इलीगल है, तो उसको जो शिकारी हैं उनको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया। ये ऑपरेशन मेनली चलाया गया इसी वजह से। और इसमें बहुत सारे क्या, गिरोह का मतलब होता है गैंग होता है। तो इसमें 6 गिरोह थे जो बहुत हाईली एक्टिव थे, स्पेशली इन द पोचिंग ऑफ, या कह सकते हैं राइनोसॉर्स। तो इन्हें क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। उसके बाद से 9 शिकार प्रयासों को भी विफल किया गया यहाँ पे। तो जिससे कि 2025 तक राज्य में गैंडों की हत्या क्या हो गई, यहाँ पर शून्य हो गई। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि इलीगल तरीके से ये क्या कर रहे थे, ये गैंडों की हत्या कर दे रहे थे, है ना। हाँ, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना होगा आप सबको कि इलीगल तरीके से ये क्या कर रहे थे, गैंडों की हत्या कर दे रहे थे। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं, उसके अलावा जो है यहाँ पर आप देखेंगे, हाँ, उसके अलावा जो है यहाँ पर ये क्या कर रहे थे कि जो है उसकी तस्करी करना, ठीक है, उसे मार देना। तो एक पूरा का पूरा गैंग यहाँ पर क्या कर रहा था, काम कर रहा था। तो इसी के संदर्भ में ऑपरेशन फाल्कन चलाया गया। और ऑपरेशन फाल्कन किस मद में यहाँ पर चला है, जैसा कि मैंने बताया आपको, तो ऑपरेशन फाल्कन मेनली इसलिए चलाया गया ताकि जो इससे जुड़े हुए जो तस्कर हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व असम पुलिस। इसमें कौन कौन से जो है ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थे इस अभियान में। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड ऑपरेशंस, ठीक है ना, असम पुलिस, असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हैबिटेट मॉनिटरिंग, पेट्रोलिंग एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस ये जो अभियान यानी कि ये जो ऑपरेशन चलाया गया, इसमें असम पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट और इंटेलिजेंस जो थे वो लोग गैदरिंग किए इन लोगों ने और ऑपरेशंस को सक्सेसफुली चलाया, रन किया। असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इसमें क्या है, सम्मिलित है, जिसमें कि हैबिटेट मॉनिटरिंग, पेट्रोलिंग एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इससे जुड़ा रहा। तो ये क्या है कि यहाँ पे गश्ती करना, वन्य जीव जो है उनको संरक्षित करना। तो क्या है कि चूंकि राइनोसोर्स का क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, तो इनको जो है बचाना, ये क्या है, एक तरह से अपनी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में खासतौर से जो तस्कर है उनको इससे क्या किया जाए, इसे जो है बचाना के लिए ही ये ऑपरेशन फाल्कन चलाया गया था। अब आते हैं इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ऑपरेशन, कंबाइंस डिजिटल जो है ट्रैकिंग एंड ऑन ग्राउंड सर्विलांस टू लोकेट एंड अपरेंड पोचर स्विफ्टली। उसके यहाँ पर देख सकते हैं कि डिजिटल ट्रैकिंग और जमीनी निगरानी को मिलाकर शिकारियों को शीघ्र पता लगाया गया और उन्हें पकड़ा गया। सो हाउ इज इट पॉसिबल कि भाई 2025 में अभी तक इस तरह के कोई केसेस नहीं दिखे पोचिंग के। तो क्योंकि डिजिटल ट्रैकिंग किया गया, इनके बारे में जो है इनका इंफॉर्मेशन जुटाया गया, जिससे कि इन्हें पकड़ना आसान हो चुका है। एक चीज और समझिएगा, राइट नाउ वी आर इन डिजिटल एरा, है ना, और डिजिटलाइज्ड युग में एक जो सबसे अच्छी बात ये हुई कि आप क्राइम करके भाग नहीं सकते हैं, है ना। आप तैयार रहिए कि आप जल्दी क्या हो सकते हैं, अरेस्ट हो जाएंगे। तो ये इसकी संभावना बहुत प्रबल रहती है। उसके बाद है त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वय, तेज गति से तैनात टीमों ने कई जिलों में 9 शिकार के प्रयासों को क्या कर दिया, विफल कर दिया। सो बेसिकली रैपिड रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन जो है, जिसमें कि हाई स्पीड डिप्लॉयमेंट टीम्स
टीम्स एंश्योर्ड 9 failed पोचिंग अटेम्प्ट्स इन मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट। अब सोच सकते हैं कि 9 बार इन्होंने क्या किया है कि विफल तरीके से, या ये पूरी कोशिश में थे कि शिकार करें, लेकिन उसको असफल कर दिया गया। अब आते हैं, सवाल ये उठता है कि भाई इसका क्या इंपॉर्टेंस रहा है ना, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। सो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोटेक्ट्स द ग्रेटर हॉर्न्ड राइनोसॉर्स एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज। देखिए, जैव विविधता संरक्षण, एक सींग वाले गैंडे जो कि एक लुप्तप्राय प्रजाति है का संरक्षण करते हैं। ग्लोबल इमेज के बारे में देखेंगे, सो स्ट्रेंथन्स इंडियाज स्टैंडिंग इन इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एफर्ट्स, यानी ये अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में भारत की स्थिति को और मजबूत करते हैं। इको टूरिज्म बूस्ट के बारे में देखेंगे, एंश्योर्स सेफ्टी इन नेशनल पार्क्स लाइक काजीरंगा अट्रैक्टिंग ग्लोबल जो है विजिटर्स। पारिस्थितिकी पर्यटन को ये बढ़ावा, तो काजीरंगा जैसे राष्ट्रीय उद्यानों में सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जिससे वैश्विक पर्यटक इससे क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भाई देखिए, पोचिंग अगर रुकता है तो अनडाउटेडली यहाँ पर क्या होगा इसमें कि यहाँ पर जो है टूरिज्म बढ़ेगा, और जो खास तौर से ये क्या है, ये ऑलरेडी लुप्त प्राय प्रजाति है जो कि हमारे एक सींग वाले गैंडे जिसको हम राइनोसोर्स बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं से उनके प्रोटेक्शन से संबंधित क्या रहेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, अब आते हैं, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज, वो है हमारा नूशु स्क्रिप्ट का जो है वो यहाँ देखेंगे, नूशु स्क्रिप्ट कंजर, 1 सेकेंड, नूशु स्क्रिप्ट कंजर्वेशन। अब ये क्या है नूशु स्क्रिप्ट कंजर्वेशन, ठीक है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि दुनिया में अगर बात किया जाए सो व्हाट वी कैन सी, अलग अलग क्या है, बहुत सारी जो है भाषाएं हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो सबसे पहले देखेंगे नूशु, है ना। अब ये नूशु क्या है बच्चों, यहाँ देख लेंगे सबसे पहले। नूशु अ 400-year-old वुमेन्स स्क्रिप्ट फ्रॉम जियांगयोंग ह्यूनान प्रोविंस इज विटनेसिंग अ रिवाइवल अमंग जेड चाइनीज वुमेन हु सी इट एज अ कल्चरल सिंबल, सिस्टरहुड एंड एम्पावरमेंट। यानी हुनान प्रांत के देख सकते हैं जियांगयोंग में 400 साल पुरानी महिलाओं की लिपि थी ये नूशु, जिसको जेन जेड चीनी महिलाओं के बीच पुनरुत्थान देख रही है, जो इसे जो एक तरह से उनको लगता है कि ये सिस्टरहुड को बढ़ावा देगा और हमें भी ये आगे ले जा सकता है ना, इसको अगर हम समझते हैं तो। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा, नूशु स्क्रिप्ट के बारे में। सो नूशु जो था बच्चों, ये 17th सेंचुरी का एक फोनेटिक स्क्रिप्ट क्रिएटेड बाय वुमेन इन जो है जियांगयोंग, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो जियांगयोंग प्रांत में, चाइना में, एक प्राइवेट कम्युनिकेशन सिस्टम व्हेन दे वेर एक्सक्लूडेड फॉर फॉर्मल एजुकेशन। यानी जो खास तौर से हम क्या देख रहे हैं कि चाइना के जियांगयोंग में महिलाओं द्वारा एक निजी संचार प्रणाली के रूप में इसको बनाया गया था, जब उन्हें औपचारिक शिक्षा से क्या किया गया था, यहाँ पर वंचित कर दिया गया था। सो इट यूजेस स्लेंडर्स कर्व्ड लीफ शेप्ड कैरेक्टर्स टाइड टू लोकल डायलेक्ट। अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या यूज किए गए हैं, जो स्लेंडर्स कर्व्ड लीफ शेप्ड कैरेक्टर्स टाइड टू लोकल। देखिए, अब दुनिया के ना किसी भी कोने में चले जाएं, मोस्ट ऑफ में आपको एक बात कॉमन दिखाई देगी कि वुमेन को लंबे समय तक क्या किया गया है, एक तरह से बिल्कुल कह सकते हैं कि उनको एजुकेशन सिस्टम से बाहर रखा गया है, या फिर उनको हमेशा सप्रेस रखा गया कि इनको शिक्षा नहीं देनी है। ये एक अजीब माइंडसेट था जो कि बहुत लंबे समय तक दुनिया के अलग अलग कोनों में आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कि ये जो नूशु, यानी इन्होंने पाया कि ये उस समय पे महिलाएं जो हैं वो आपस में कन्वर्सेशन करती थी इसी माध्यम से। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंजर्वेशन, डिजिटल आर्काइविंग, हाई रेजोल्यूशन स्कैन्स, क्लाउड स्टोरेज एंड हम क्या देख रहे हैं, यूनिकोड इंटीग्रेशन, प्रिजर्व्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड नूशु ग्लोबली। डिजिटल संग्रहण में हम देखेंगे उच्च रेजोल्यूशन स्कैन, क्लाउड स्टोरेज और यूनिकोड एकीकरण को नूशु वैश्विक स्तर पर क्या करता है, संरक्षित और मानकीकृत करता है। अब आते हैं एआई एंड ट्रांसलेशन टूल्स, मशीन लर्निंग एनेबल्स डिकोडिंग, ट्रांसलेशन एंड ऑनलाइन लर्निंग ऑफ द स्क्रिप्ट, है ना। तो इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अनुवाद उपकरण, मशीन लर्निंग स्क्रिप्ट की डिकोडिंग, अनुवाद और ऑनलाइन शिक्षण को सक्षम बनाता है। अब आते हैं इसमें वर्चुअल आउटरीच के बारे में। सो सोशल मीडिया, ई कोर्सेज एंड AR VR एग्जीबिशन मेक नूशु एक्सेसिबल टू अ ग्लोबल ऑडियंस। यानी वर्चुअल आउटरीच का मतलब ये हुआ है कि सोशल मीडिया, ई पाठ्यक्रम और AR VR प्रदर्शनियां, इससे नूशु को वैश्विक दर्शक जो है वो मिलेंगे, और ये समझ में आएगा कि एक कल्चरल क्या रहा है, एक बहुत ही पास्ट जो है, एक बहुत ही अच्छा और एक ऐसा पास्ट रहा है जिसमें कि इस तरह के कन्वर्सेशन होते थे महिलाओं के बीच में। सांस्कृतिक संरक्षण इंश्योर्स लॉन्ग टर्म सेफगार्डिंग ऑफ एन इंडेंजर्ड इंटेंजिबल हेरिटेज।
कम्युनिटी एम्पावरमेंट क्रिएट्स लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन थ्रू डिजिटल आर्ट, टूरिज्म एंड ग्लोबल कल्चरल एक्सचेंज। तो सामुदायिक सशक्तिकरण की बात किया जाए तो डिजिटल कला जैसे पर्यटन, वैश्विक सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से महिलाओं के लिए आजीविका के क्या हुए हैं, अवसर जो है वो पैदा हुए हैं इससे। तो आज के दिन जो है डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैंने ये सोचा कि आज करंट अफेयर्स चूंकि आप लोग डेली पढ़ते हैं, तो आज जो है हम लोग क्यों ना आज के दिन कुछ बेहतर या फिर कुछ एक ऐसे टॉपिक को मैं उठाऊं जो कि आपके लिए और बहुत इन्फॉर्मेटिव हो, बहुत ज़्यादा उससे आपको जानकारी मिल सके। और चूंकि आज हम लोग, मैंने जैसा कि बताया कि हम 79th जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने आज़ादी का, तो आप सबके लिए आज के दिन जो है मेरी तरफ से, या आज के दिन आज मैंने ये डिसाइड किया कि आज करंट अफेयर्स की जगह पे आज मैं आपको एक हिस्ट्री का टॉपिक कराने वाली हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं खुद एक इतिहास की शिक्षिका हूँ और करंट अफेयर्स की, तो मैं यहाँ पर आपके साथ आज करंट अफेयर्स की जगह पे आज हम 79 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस रिमेंबरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट हम बात करेंगे। क्यों मैंने क्विट इंडिया मूवमेंट में आपसे बात करना चाहती हूँ इस पे, क्योंकि सबसे पहले ये है कि जब हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, तो हमारे स्वतंत्रता, जो हम आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं, हमारे फ्रीडम मूवमेंट का ये अंतिम सबसे बड़ा क्या था, यहाँ पर मूवमेंट था। उसके बाद तो फिर आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के साथ क्या होता है, डायलॉग्स शुरू हो जाता है, बातचीत शुरू हो जाती है, कैसे सरकार बनेगी, कैसे संविधान बनेगा, इन सब बातों पर फिर चर्चा होती है। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है बच्चों वो रहेगा हमारा, वो है क्विट इंडिया मूवमेंट। लेकिन उसके पहले आप सभी को मैंने जैसा कि कहा कि आप सबको हमारे 79th इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे हमें कोशिश करना है कि हम आने वाले समय में अपने देश को इसी तरह से आगे बढ़ाएं, है ना, देश का भविष्य बने और देश को आगे ले जाए एक बेहतर सोच के साथ। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी विकसित भारत पर बात कर रहे हैं, 2047 के लक्ष्य के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हमें विकसित भारत के टारगेट को अचीव करना है। तो उसके लिए ज़रूरी कि हम सभी यूथ्स जो हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक एक बेहतर सोच के साथ, भाईचारे के साथ, एक बेहतर समझ के साथ अपनी जो योग्यता को सिद्ध करते हुए हमें आगे जाना है। तो इस तरह से ही हमारा देश क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो अब तक जिस तरह से हमने अपना परचम लहराया है, आने वाले समय में इसी प्रकार से भारत जो है और सभी भारतवासी हम सभी मिलकर के अपने देश का नाम इसी तरह से रोशन करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों हम लोग आज यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, कि क्यों क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसका क्या महत्व रहा है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के संदर्भ में। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन ये वो समय था बच्चों, याद रखिएगा। देखिए, मैं यहाँ पर आपको कुछ आज लिख के नहीं बताने वाली हूँ कि इसमें ये क्या है, ये क्या है। हाँ, आपके साथ एक स्टोरी टेलिंग आप कह सकते हैं कि मैं आज आपके साथ कुछ साझा करने वाली हूँ, और वो है भारत छोड़ो आंदोलन। ये वो आंदोलन था बच्चों, ये वो समय था जिस समय पर हम क्या देख रहे हैं कि आप सभी बड़े आंदोलन इंडिया में लगभग हो चुके थे। मूवमेंट्स के बारे में बात करें तो आपको एक यहाँ पे मैं बता दूं कि 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है, उसी टाइम पर हम क्या देख रहे हैं कि स्वदेशी मूवमेंट वहां पर शुरू हो जाता है, जो कि माना जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का वो फर्स्ट फेज था, जहां से हम क्या देख रहे हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो है आपको स्वदेशी मूवमेंट जो था, दैट वाज द फर्स्ट मूवमेंट, जहां से क्या होती है, शुरुआत होती है आंदोलन की। और उस आंदोलन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पहली बार भारत में देखा गया कि बड़े स्तर पर, चाहे वो महिलाएं, चूंकि महिलाएं अभी तक सहभागिता नहीं थी उनकी, या पार्टिसिपेशन नहीं था, और अगर था भी तो वो खुल करके नहीं था। तो महिलाएं अभी तक आज़ादी की लड़ाई में हम क्या देख रहे थे कि वो प्रत्यक्षता जिस तरह से नहीं दिख पा रही थी। लेकिन जब हम देखते हैं आपको स्वदेशी आंदोलन, तो इस दौरान स्वदेशी मूवमेंट के दौरान हमें क्या दिखाई देता है कि महिलाओं की भूमिका बहुत मजबूती तरीके से, बहुत सशक्त होते हुए हमें इनकी महिलाएं दिखाई देती हैं। और उन्होंने स्वदेशी आंदोलन पे बायकॉट, जो कि स्वदेशी आंदोलन का एक बहुत बड़ा क्या था, एक ये था जिसको हम कह सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का एक बहुत बड़ा, आप ये कह सकते हैं कि मेन थीम था बायकॉट करना, बहिष्कार करना। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हम क्या देख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें डियर ऑल स्टूडेंट्स, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग क्या रहे हैं, डायमेंशंस रहे हैं, और अलग अलग क्या रहे हैं यहाँ पे जो है विचारों के साथ जो है हम लोग आगे बढ़े हैं।
और जिसमें कि बाइकॉट हो गया, बहिष्कार हो गया, ये सब का क्या रहा है, एक अपना इम्पोर्टेंस रहा है, अपना महत्व रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम बात करते हैं। जब हम कहते हैं ना कि जो है अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ भुला सकते नहीं, है ना? तो क्यों नहीं भुला सकते हैं? क्योंकि ये आज़ादी हमें एक दिन में नहीं मिली थी। ये आज़ादी हमें इसलिए एक दिन में नहीं मिली थी क्योंकि एक लंबी लड़ाई हमने लड़ी है आज़ादी की। और इस लड़ाई के पीछे हम क्या देख रहे हैं कि बड़े सारे क्या हुए, आंदोलन हुए हैं, मूवमेंट्स हुए हैं। बहुत सारे लोगों का क्या रहा है, पार्टिसिपेशन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें हम लोग देख सकते हैं कि लगातार क्या रहा है, मूवमेंट चलता रहा है, लगातार आंदोलन चले हैं, लगातार जो है हमारे बड़े बड़े लीडर्स ने अपनी जान गंवाई है, बड़े बड़े लीडर्स जो है कई कई सालों तक क्या रहे हैं, जेल में रहे हैं। तो उन्होंने एक बड़ा बलिदान दिया, तब जाकर के हमें ये आज़ादी मिली है। तो ये आज़ादी इतना आसान नहीं था बच्चों, है ना, अगर ये कहा जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जो है ऑलरेडी, जब हम बात करें तो प्लासी के युद्ध के बाद इनका आगमन हो जाता है, और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक तरह से ये निर्धारित हो जाता है कि ये अब क्या कर रहे हैं, ये भारत में लीड कर रहे हैं। और लीड करते करते इन्होंने इस तरह के सिचुएशंस क्रिएट कर दिए कि यहाँ पर कंडीशंस क्या हो गया, वर्स्ट हो गया। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इंडियन मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट में सबसे पहला जो हम लोग देख रहे हैं क्या, स्वदेशी आंदोलन, है ना। तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में जब हम बात करेंगे तो स्वदेशी आंदोलन में बाइकॉट था, ये सब पहली बार देखने को मिला। उसके बाद आगे कुछ और मूवमेंट्स हमें बहुत महत्वपूर्ण दिखाई दिए, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये वो समय था जब लगातार हम क्या देख रहे हैं कि मूवमेंट्स चल रहे थे। लेकिन जब एक समय ऐसा आया 1942 में, जब उस समय पर क्या हो गया, उस समय पर ब्रिटिश सरकार, यानी इसके पहले अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, दे आर नॉट रेडी टू टॉक विद इंडियन ऑल्सो। उस टाइम पे ये भारतीयों से बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया 1942 तक आते आते इतना ज्यादा आंदोलन का, या इतना ज्यादा हमारे जो रिवोल्यूशनरीज हैं उनका जो है प्रभाव इस तरीके से पड़ा कि इनको अंततः हमसे बात करनी पड़ी। और अंततः इनको ये एक खाका तैयार करना पड़ा कि हम कब भारत छोड़ करके जाएंगे। तो अब उसके बाद ये नहीं कि यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया, यहाँ पर भारतीय अब कहने लगे कि ऐसा है, भारत छोड़ो, अब आप इंडिया से जा सकते हैं। तो यहाँ पर आइए थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या था। जब 1939 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। दुनिया में एक अलग तरीके का क्या चल रहा था, लामबंदी या गोलबंदी चल रही थी, गुटबाजी चल रही थी उस टाइम पे। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि उस समय पे हम क्या देख रहे हैं कि 1939 में हम क्या देख रहे हैं कि दुनिया जो है वो क्या हो चुका है, गुटों में बंट चुका है। और उसमें ब्रिटिश रूल भी जो है, या ब्रिटिशर्स जो है, उसने भी क्या किया, अपना पार्टिसिपेशन किया। एक समय ऐसा आया जिसमें हम कहते हैं कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र का कॉन्सेप्ट था। एक समय ऐसा आया कि जब ये युद्ध चल रहा था तो ऐसा लगा कि जो धुरी राष्ट्र है वो क्या कर रहा है, लीड कर जाएगा, जैसे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया। और उसके जो मित्र, जो सहयोगी देश है, जैसे यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये कहीं ना कहीं से क्या हो रहा है, मात खा जाएंगे। तो सबसे बड़ा रोल जो यहाँ पर रहा, ये देखेंगे यहाँ पर कि जब हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इस टाइम पर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, उस टाइम पर बिना पूछे, बिना भारतीयों की सहमति के, है ना, हमारे बहुत सारे भारतीय सैनिकों को क्या किया गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया। इस बात से बहुत सारे हमारे जो भारतीय जो लीडर्स थे, जिन्होंने, जो ऑलरेडी मंत्री के पद पर थे, उन्होंने क्या किया, अपना त्याग पत्र दे दिया। सो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इस वजह से जो है बहुत सारे जो लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, अपना त्याग पत्र दिया और कहा कि ऐसा है, आपने अगर हमसे पूछा नहीं, है ना, आपने जब हमारा कंसर्न लिया ही नहीं, तो फिर हम मंत्रिमंडल में रहने का क्या ही मतलब बनता है, जब हमारे किसी भी राय का या हमारे किसी भी सुझाव का किसी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं है ना, तो फिर क्या ही मामला है यहाँ पर। तो इसलिए देखेंगे क्या कि उन्होंने क्या किया, रेजिग्नेशन दिया यहाँ पर। अब इस बात से अगर देखा जाए यहाँ पे कि जैसे वायसराय, जब हम बात करेंगे यहाँ पे कि बहुत सारे मामले चल रहे थे, जैसे संवैधानिक गतिरोध वाला मामला चल रहा था, ठीक है ना। उसके अलावा हमने क्या कहा यहाँ पर कि ऑलरेडी अमेरिका जो है, बहुत सारे देशों के द्वारा, चाहे वो अमेरिका के द्वारा, इनके द्वारा भी दबाव बन रहा था ब्रिटिशर्स पे कि अब ऐसा है, भारत छोड़ दो, अन्यथा वहां से आपको क्या किया जाएगा, किसी तरह से, बहुत ही हो सकता है कि अच्छे ढंग से ना आपको वहां से भेजा जाए, क्योंकि आपकी स्थिति हो चुकी है कमजोर, ये कंडीशन आ चुकी थी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो उस टाइम पर अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे हम क्या देख रहे हैं, जैसे अलग अलग यहाँ पर मिशन आ रहे हैं, जैसे कि क्रिप्स मिशन आ रहा है, ठीक है ना।
अब था क्या कि भाई क्रिप्स मिशन ये अपनी तरफ से अपने क्या लेकर के इन लोगों ने एक शर्त रख दी। अब आप देखेंगे कि इस बीच में जो भी मिशन आ रहा है ना, जब वो बात कर रहे हैं तो उनका मेन पर्पस क्या है, उनका मेन पर्पस ये था, मेनली इनका मेन पर्पस ये था कि आप हमारा साथ दीजिए, वॉर के बाद हम आपके सरकार का निर्माण करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो है आपको हेल्प करेंगे सरकार बनाने में, और उसके बाद आपके संविधान के निर्माण में भी हेल्प करेंगे। लेकिन ये सारी कंडीशन कब एप्लीकेबल होंगे, ये सारी कंडीशन तब एप्लीकेबल होंगे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाएगा। अब देखिए इसीलिए कहा जाता है कि गांधी जी ने यहाँ पर एक बात कही थी कि ये जो भी बात हमसे कर रहे हैं वो क्या है, वो आपको आउटडेटेड चेक है। आउटडेटेड चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक का मतलब ये हुआ कि हमें जरूरत अभी है, हमें आजादी अभी चाहिए, और आप ये कह रहे हैं कि जब हम लोग वॉर से फ्री हो जाएंगे, जब वॉर में हम जो है फ्री हो जाएंगे, तब हम इस पे क्या करेंगे, निर्णय लेंगे। तो इस पर इसीलिए कहा गया था कि भाई युद्ध आप शुरू तो कर देते हैं, बट युद्ध समाप्त कब होगा इसका किसी को भी कोई जानकारी नहीं रहता है, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि क्रिप्स मिशन ऑलरेडी क्या हुआ कि यहाँ पर आया था, बातचीत हुई, लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी और उसके जो सदस्य उनको बड़ी निराशा हुई कि जो हम लोग सोच रहे हैं वो डिमांड तो ये लेकर के हमारे डिमांड को ये फुलफिल करने की कोई भी कोशिश नहीं है इनकी। इनकी ज्यादातर कोशिश क्या है यहाँ पर, इनकी ज्यादातर कोशिश यही है कि अपने हिसाब के क्या करे, कार्य करे। यानी इनका ये है कि भाई जब वॉर समाप्त हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आपके विषय में सोचेंगे। तो ये तो मुमकिन नहीं है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। भारतवासी इतने समय से, इतने लंबे समय से क्या कर रहे हैं, लगातार मूवमेंट चला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हमें क्या करिए, आजादी दीजिए, ठीक है। तो इन सभी परिस्थितियों में बड़े लेवल पे आंदोलन जो है करने की बात की गई कि हमें बड़े लेवल पर आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ऐसे समझ नहीं रहे हैं, ऐसे इनको कोई मतलब नहीं है, कोई इनको सरोकार नहीं है। तो 8 अगस्त 1942 को, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक में मौलाना आजाद जो थे उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी के प्रसिद्ध भारत छोड़ो या अगस्त क्रांति का प्रस्ताव क्या किया गया, पारित किया गया। यानी अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि जो है 8 अगस्त 1942 को हम क्या देख रहे हैं कि बंबई के ग्वालियर टैंक से क्या शुरू हुआ यहाँ पर कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। यानी निश्चय लिया गया कि भारत छोड़ो, यहाँ किसको कहा जा रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट, यहाँ अंग्रेजों को कहा जा रहा है, ब्रिटिशर्स को कहा जा रहा है कि आप भारत को क्या करो, छोड़ो, अब आप यहाँ से जाओ, है ना। तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें ये भी कहा गया कि अब हम लोग ये जो मूवमेंट है ना, ये एक व्यापक जन आंदोलन बनेगा, है ना, एक मास मूवमेंट में हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे। और यहीं पर गांधी जी ने नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो। यानी अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि इसमें गांधी जी ने साफ तौर से ये कहा कि अब हम लोगों की ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि डू और डाई वाली कंडीशन है ना, या तो करेंगे या तो फिर अब या तो डू या तो डाई वाली कंडीशन रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि जब भारत छोड़ो आंदोलन जब यहाँ पर शुरू हुआ है ना, तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, इन लोगों ने जो है ऑपरेशन, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि इन्होंने जो है प्रॉपर वे में आंदोलन को सप्रेस करने की कोशिश की। जैसे कि इसमें गांधी जी हो गए और अन्य जो भी इंपॉर्टेंट लीडर थे कांग्रेस पार्टी के, अन्य महत्वपूर्ण फ्रीडम फाइटर्स जो थे, उन सबको बंदी बना लिया गया। और उसके बाद यहाँ पर यह भी किया गया कि इन्होंने कोशिश किया कि ये मूवमेंट मास मूवमेंट में कन्वर्ट नहीं हो, ठीक है। और चूंकि मैंने आपसे यहाँ पे क्या कहा कि प्रॉपर वे में गांधी जी ने साफ तौर से यहाँ पे कह दिया था कि भाई इस बार जो है हम लोग यहाँ पर चूकने वाले नहीं हैं, इस बार हम लोग किसी भी हालत में जो है रुकने वाले नहीं हैं, ना हमें कोई यहाँ पर रोक सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट फेजेस ऑफ, जैसे अगर हम बोलेंगे यहाँ पर इस मूवमेंट के बारे में, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो अगस्त का जो फर्स्ट फेज है, यानी कि 9 से 15 अगस्त के बीच में ये मूवमेंट जो था, ये मैसिव और वायलेंट बट क्विकली सप्रेस्ड हो गया बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स और उनकी जो नीतियां थी उसके कारण। और फिर ये प्रीडोमिनेटली अर्बन इन नेचर रहा, इंक्लूडेड जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर जैसे हड़ताल हुए, कई जगह पे स्ट्राइक किए गए, क्लैशेस हुआ यहाँ पर पुलिस के साथ साथ, है ना, उसमें तो बहुत सारे जगह पे। जब हम सेकेंड फेज के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, तो अगस्त 15 सितंबर से 30 तक में सॉ द फोकस बीइंग शिफ्टेड टू द कंट्री साइड विद द मिलिटेंट स्टूडेंट फैनिंग आउट फॉर द अर्बन सेंटर्स, रूरल एरियाज। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि अब इसका क्या हो रहा है, इसका विस्तार
पार हुआ। थर्ड फेज में हम क्या देख रहे हैं, अक्टूबर से दिसंबर तक, विच वाज द लीस्ट फॉर्मिडेबल फेज, यानी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मूवमेंट जो चल रहा था, तो एक सिंपल सी बात यहाँ समझिएगा कि इसमें सिंपल वे में हम क्या देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे शुरू में इसको सप्रेस्ड किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्टिंग में क्या किया गया, सप्रेस्ड किया गया। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि बाद में ये आंदोलन भूमिगत तरीके से, यानी जो भी इसके लीडर्स थे वो अंडरग्राउंड होकर के उन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट को चलाया। जैसे गांधी जी के द्वारा हम देखेंगे कि उन्होंने ऑलरेडी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था, है ना। इन सब में संगठित होकर के कैसे आंदोलन को चलाना है, ये उस टाइम पे बहुत सारी जो हमारे इंडियन जनता थी, जो हम भारतीय थे, वो जान चुके थे कि हमें इस तरीके से क्या करना है, आंदोलन चलाना है, ठीक है ना। हाँ, अब देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें, लेकिन हाँ, क्विट इंडिया मूवमेंट में लगातार एक बात पे हमेशा जोर दिया गया कि देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, हिंसा नहीं करना है। इसीलिए आज पूरा विश्व जो है क्यों गांधी जी के थॉट प्रोसेस को मानता है ना, क्यों गांधी जी के इस बात को मानता है कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, है ना। वी कांट बिलीव इन वायलेंस, हम हमेशा नॉन वायलेंस के क्या है, सपोर्टर हैं, हम हमेशा नॉन वायलेंस को का पक्ष लेते हैं। तो अब जैसे देखा जाए यहाँ पे कि इस आंदोलन में, यानी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो गांधी जी का जो गांधीवादी प्रणाली, यानी अगर हम देखा जाए तो जो गांधीयन जो प्लान जिसको कह सकते हैं, लाइक क्रिएटिव वर्क करना, बाइकॉट करना, तो क्रिएटिव में क्या था भाई कि हम चरखा को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। बाइकॉट में हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो जो भी अंग्रेजों के जो भी वस्तु हैं, गुड्स है, उसका हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। अब उसके साथ साथ जैसे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हो गया, उसके अलावा जो भी शराब की दुकानें हैं उन पर धरना देना, ठीक है ना, लगान बंदी की बात करना। तो जैसे आप देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में, यानी उस समय पर अलग अलग क्षेत्रों में हम क्या देख रहे हैं कि क्या किया गया था। जैसे चौकीदारी टैक्स नहीं दिए गए, जैसे मान लीजिए कि ये सब जो है, मतलब इसके कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आपने देखा कि भाई उस टाइम पे क्या था कि नमक कर जो है वो क्या किया गया, उसका उन्मूलन किया गया। जैसे अलग अलग जगहों पे नमक बनाकर, सांकेतिक रूप से नमक बनाकर नमक सॉल्ट लॉ ब्रेक किया गया था। सेम उसी तरह अलग अलग जगहों पे चौकीदारी टैक्स देने से इनकार कर दिया गया। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे, जब हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, इस आंदोलन में वो सारे पुट थे जो आप पहले देख रहे हैं, जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट से आप देख रहे हैं, जैसे कि आप अलग अलग मूवमेंट से जो भी आप देख रहे हैं, वो सारे इनपुट्स आपको इसमें दिखाई देंगे। बाइकॉट है, इसमें बहिष्कार की नीति है, इसमें स्वदेशी को अपनाना है, इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा खादी का प्रयोग करना है, चरखा का प्रयोग करना है। सो दीज ऑल थिंग्स इंक्लूडेड इन दिस ऑल्सो। और इसमें बड़े संख्या में क्या हम देख रहे हैं, यूथ्स का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ना। जैसे कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये जो आंदोलन था, शुरुआत में सत्याग्रह जो मूवमेंट चला, ये उसी के जैसा था, ठीक है ना, जैसे हड़ताल जुलूस, है ना। लेकिन चूंकि क्या था कि सारे बड़े लीडर्स क्या हो गए थे, अरेस्ट हो गए थे। तो कहीं ना कहीं से हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो मूवमेंट था, इसने अगर हम देखा जाए यहाँ पे, तो ये मूवमेंट ने क्या हुआ, इसने थोड़ा सा अपना जो रुख है वो बदल लिया। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि उस टाइम पर हम क्या देख रहे हैं कि कोई जो लीडरशिप जो है, वो बड़े लीडर्स क्या हो चुके हैं, अरेस्ट हो चुके हैं या हाउस अरेस्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जैसे आप ये कह सकते हैं कि इसमें तोड़फोड़ की पद्धति जो है, या फिर रेलवे ट्रैक, टेलीग्राम की लाइनें, ये सब तोड़ी गई इस टाइम पे यूथ्स के द्वारा। जो भी उत्तेजित जो युवा थे उस टाइम पे, जो क्रुद्ध युवा थे, उनके द्वारा ये किया गया, है ना। किसानों को भी इसमें अपने साथ रखा गया, यहाँ पर गांव में भी आंदोलन यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन जो भी था, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इस आंदोलन का जो इम्पैक्ट पड़ा, इम्पैक्ट ये था कि इसने कहीं ना कहीं से सबको प्रभावित किया। यानी सबको एक बात समझ में आ गई थी कि हमें अगर अपना बेहतर करना है ना, अगर हमें कुछ अपने जीवन में जो इस तरह की हमारी स्थिति है, अगर जब तक अंग्रेज रहेंगे तो हम तब तक कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना हमारा कुछ अच्छा हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या देखते हैं, ऐसे कंडीशन में हम क्या देखते हैं, ऐसे कंडीशन में ये देखने को मिलता है कि हमें जो है यहाँ पर मोस्ट ऑफ हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो ज्यादातर यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि इस टाइम पे अगर बात किया जाए तो सब लोग इस बात पर अब बिल्कुल सहमति बन चुकी थी कि भारत को आजाद कराना है और अंग्रेजों से मुक्त कराना है ना। फ्री इंडिया, हमें इंडिया को फ्री करना है फ्रॉम ब्रिटिशर्स, चाहे किसी भी कारण से। हम क्या देखेंगे, क्योंकि इन्होंने, इनकी जो पॉलिसीज रही हैं वो कहीं से भी हम क्या देख रहे हैं कि वो हमारे पक्ष में नहीं है। अब जैसे अगर बात की जाए तो बहुत बड़े स्तर पर जन कार्रवाई हो रहा था, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे बताया, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर जो लीडर्स थे, क्योंकि इस आंदोलन को सप्रेस करने के लिए अंग्रेजों ने भी क्या किया था, जी जान लगा दिया कि भाई जो हो, आंदोलन को आगे जाने नहीं देना है।
और हमारे जो क्रांतिकारी थे, जो जोश था इस टाइम पर, जो युवाओं में जोश था, जो हमारे लीडर्स के थ्रू जो मैसेज दिया गया, अब क्या थी कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि ये आंदोलन अब रुक नहीं सकता था। आप चाहे बेशक जो है हमारे लीडर्स को आपने अरेस्ट कर लिया हो, लेकिन ये क्विट इंडिया मूवमेंट अब रुकने वाला नहीं था। अब इसी का रिजल्ट था कि ये आंदोलन क्या हो जा रहा है, अंडरग्राउंड हो जा रहा है। इट मीन्स भूमिगत तरीके से क्रांतिकारी मूवमेंट चलाई गई। जैसे 9 नवंबर 1942 को जेपी, जिनको हम लोग जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, ठीक है ना, रामानंद मिश्रा जी, इन लोगों ने हजारीबाग जेल से वहां से निकल करके फिर इन्होंने भूमिगत मूवमेंट चलाया, है ना। आजाद दस्ता था इनका, जिसमें बहुत सारे यूथ लीडर थे और ये बहुत सारे युवा हुआ करते थे। और ये लोग मिलकर के क्या कर रहे थे यहाँ पर, मतलब एक तरह से अंग्रेजों के बीच एक मैसेज चला गया था कि अब यहाँ के जो यूथ्स हैं, जो युवा हैं, जो लीडर्स हैं, वो अब नहीं रुक सकते हैं, वो किसी भी हालत में अब नहीं रुक सकते हैं। इन्होंने लाख चाहा कि सारे लीडर्स को हम अरेस्ट कर लें, सारे लीडर्स को, सभी लीडर्स को हम हाउस अरेस्ट कर लें। उसके बाद भी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि उसके बाद भी जितने भी आंदोलन थे ना, यानी ये जो मूवमेंट था, वो अंडरग्राउंड तरीके से आप देखेंगे, चाहे वहां से रेडियो स्टेशन का क्या हो रहा है, प्रसारण हो रहा है, लोगों के बीच में संदेश पहुंचाया जा रहा है कि प्रिय भारतवासियों, सभी लोग एक साथ रहिए, एकजुट रहिए, यूनाइट रहिए, और अंग्रेजों को किसी हालत में क्या करना है, यहाँ से, भारत से इस बार जो है इन्हें बाहर कर देना किसी भी हालत में। तो ये जो जोश था, ये जो जुझारूपन था उस समय पर, ये अंग्रेजों के द्वारा, लाख इनके द्वारा सप्रेशन की नीति अपनाई गई, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे ये वो इस मूवमेंट को सप्रेस्ड नहीं कर पाए। अब इसमें एक चीज और देख सकते हैं कि अब इसमें एक फेज ये भी आया कि जब पैरेलल गवर्नमेंट बना ली गई। पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ के लोग जो हैं इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हम आपकी सरकार को मानेंगे। इसका सीधा सीधी एग्जाम्पल था, प्रमाण था, समानांतर सरकार है, जिसको हम पैरेलल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कई क्षेत्रों में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया था, और यहाँ पर स्थानीय जनता ने स्वराज कायम कर लिया, है ना। यानी स्वयं ही क्या किया इन्होंने, एक समानांतर सरकार क्या किया यहाँ पे तैयार कर लिया। महाराष्ट्र के सतारा में हम क्या देख रहे हैं, एक पैरेलल गवर्नमेंट यहाँ पे क्या हुआ, स्थापित हुआ, जो लंबे समय तक चला, है ना। उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में तो है ही, उसके साथ साथ बलिया में भी हम लोग देखेंगे क्या कि वहां पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि समानांतर सरकारें वहां पर भी क्या हो चुकी थी, स्टैब्लिश्ड हो चुकी थी, ठीक है ना। और उसके अतिरिक्त जैसे आपने देखा महाराष्ट्र में हम समानांतर सरकार, बंगाल में भी हम क्या देख रहे हैं कि समानांतर सरकार क्या हो चुकी थी, स्टैब्लिश्ड हो चुकी थी। उड़ीसा में भी हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर कि तलचर में लोगों ने क्या किया था, स्वराज स्थापित किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासतौर से जैसा कि आप देख सकते हैं, बलिया, गाजीपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, आजमगढ़, इन सब जगहों पे भी हम क्या देख रहे हैं, बलिया में भी क्या हो चुका है, समानांतर सरकार स्थापित हो चुकी थी। तो अब इनका अपना क्या, और ये लंबे समय तक चली। जो सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जैसे बलिया की जो समानांतर सरकार थी, ये हालांकि एक सप्ताह ही ये स्टार्टिंग में कहा जाए, लेकिन उसके बाद भी हम क्या देखेंगे कि बेशक ड्यूरेशन कम रहा हो, लेकिन अंग्रेजों के बीच एक मैसेज चला गया था कि अब जो है, अगर ये बहुत डिले, अगर ये रुकते हैं भारत में, तो क्या होगा कि इसके साथ साथ पूरे भारत में लगभग सब जगह पैरेलल गवर्नमेंट बन जाएगी, जिससे जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसका सारा महत्व या उसका जो इंपॉर्टेंस है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, या बिहार के कुछ क्षेत्र हो, इन सभी जगहों पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो है क्या हो चुका था, समानांतर सरकारें बन चुकी थी। और आंदोलन ये इस तरह से, जैसे अगर बात किया जाए कि यह आंदोलन शहरी क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहा, लेकिन बाद में इसका इम्पैक्ट हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है, जहां पर लंबे समय तक क्या रहा, विद्रोह जारी रहा। अब जैसे बंबई हो गया, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, आंध्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, असम, बंगाल, कर्नाटक, इन सभी जगहों पे हम क्या देख रहे हैं कि जनता का व्यापक समर्थन मिला इस आंदोलन को। और इसमें पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, इन सभी जगहों पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आंदोलन चलता रहा। अब इसी आंदोलन, यानी ये जो मूवमेंट जो अनवरत रूप से चलता रहा, ये इसका परिणाम ही था, जिसके संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं कि इसका परिणाम ही था जो हम लोगों को दिखाई देता है कि भारत छोड़ो आंदोलन इतना ज्यादा क्या रहा, सफल रहा, है ना। अगर देखा जाए तो ये अंतिम हमारा जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हमारे अंतिम फ्रीडम मूवमेंट का ये सबसे बड़ा क्या था, मूवमेंट था या आंदोलन था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने क्या किया, पार्टिसिपेशन किया। हालांकि बड़े लीडर अरेस्ट हो गए थे, उसके बावजूद भी ये आंदोलन कहीं से भी रुकने का नाम
नहीं ले रहा था। ये सबसे अच्छी बात ये है कि अलग-अलग जगहों पे क्या हो गई, सरकारें बन रही हैं। अलग-अलग जगहों पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मूवमेंट चल रहा है, मूवमेंट जो है रन कर रहा है। कहीं पर भी यहाँ पर जो है चीज़ें रुक नहीं रही हैं और लगातार क्या हो रहा है कि भारत के युवा, भारत के लीडर्स वो जो हैं नहीं रुक रहे थे और इसी का परिणाम था कि यहाँ पर अंततः अंग्रेज़ी सरकार को झुकना पड़ा। बाद में आप देखिएगा कि उसके बाद डायलॉग जो है, जो लास्ट छोटा-सा एक रिवोल्ट आप कह सकते हैं कि होता है, वो है आपको शाही नौसेना विद्रोह होता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं, उसमें ये था कि ब्रिटिशर्स झंडे को उतार करके जो है भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया था उस टाइम पे। मीन्स इंडियन फ्लैग जो कि उस समय जो बनाया गया था उसे एक्सेप्ट किया गया था या उसे अपनाया गया था। तो हर जगह विरोध के जो स्वर थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध क्या हो चुके थे, उठ खड़े हुए थे और लोग जो है अब बिल्कुल भी मीन्स ये कह सकते हैं कि अंग्रेज जो हैं, और ऐसा कंडीशन क्रिएट हुआ चूंकि उस समय पर, तो हम क्या देख रहे हैं कि 1947 तक आते आते अंग्रेजों को ये चीज़ समझ में, इनफैक्ट ये पहले जाने का इनका प्लान था, लेकिन समस्या ये थी कि उस समय तक हम क्या देख रहे थे यहाँ पे कि इनकी जो स्थिति थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1945 तक क्या कंडीशन थी, उसके बाद इनकी स्थिति जो है, चूंकि एक समय पर ऐसा स्थिति आया कि लगा कि ये लोग जो है मित्र राष्ट्र इसमें क्या है, हार जाएंगे, दिक्कत आ जाएगी इसमें यहाँ पर। तो और फिर लगातार यहाँ पे डायलॉग्स इस्टेब्लिश्ड हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो मूवमेंट था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो मूवमेंट है, वो इसलिए भी सफल रहा बहुत ज़्यादा क्योंकि इसने इतने बड़े लेवल पे क्या किया, प्रेशर बना दिया, इतने बड़े लेवल पे दबाव बना दिया अंग्रेजी सरकार पे कि अब आपको क्या करना होगा, अब आपको जाना ही पड़ेगा, है ना। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो कॉन्फ्लिक्ट जो है, यानी जब खत्म होता है तो फिर आप देखेंगे यहाँ पर कि मुस्लिम लीग के साथ जो है, जैसे जो भी प्रस्ताव दिया गया तो मुस्लिम लीग के द्वारा नहीं माने जाना, और अंततः मुस्लिम लीग के एक अड़ियल और इस तरह के बिहेवियर के कारण हम देखेंगे क्या कि पार्टीशन जो है मजबूरीवश वहां पे करना पड़ा। तो ये जो था पूरा का पूरा, यानी कि अगर हम बात करेंगे, अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट, कैन वी से लाइक आधार कार्ड इज आवर जो है ऑथेंटिक आइडेंटिटी प्रूफ, क्या ये हम कह सकते हैं? तो नहीं, यहाँ ध्यान रखिएगा कि अभी क्या है, इसको लेकर के बहुत दिन से लगातार चर्चा में ये चीजें बनी हुई थी और कई बार ऐसा हुआ है, ऐसे कुछ मामले भी आए हैं जिसमें ये बात चर्चा में है कि आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड को आप उसको ये मत मान के चलिए कि ये आपका इंडियन सिटीजनशिप का क्या है, प्रमाण है। इसके पहले भी एक दो बार जो है इस तरह की कुछ जो है न्यूज आ रखे थे इससे संदर्भित। तो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप के संदर्भ में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, हाँ जी, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप के संदर्भ में हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है, ये प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप का मामला ऑफ इंडियन जो है प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एंड रिलेटेड इश्यूज। योर आधार इज नॉट प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, मतलब साफ तौर से अभी जो है जिसकी वजह से ये चर्चा में आया कि आधार कार्ड जो है ये भारतीय नागरिकता को सिद्ध नहीं करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, जैसे अगर हम लोग बात करें कि भाई भारत में सिटीजनशिप को लेकर के क्या प्रोविजंस है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर स्पेशली कि आप देख सकते हैं कि दैट सिटीजनशिप इन इंडिया इज अ सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट इशू, ठीक है, which is related to the sovereignty and security of the country. Recently, the Bombay High Court said in a case that documents like Aadhaar card, PAN card or voter ID are not proof of citizenship. यानी सिर्फ भारत में ही नहीं, देखिए नागरिकता की जब बात आती है ना, तो नागरिकता क्या हो जाता है, एक बहुत ही संवेदनशील मामला हो जाता है, बहुत ही एक सेंसिटिव इशू हो जाता है कि भाई हम सिटीजनशिप के बारे में, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिटीजनशिप। तो एक होता है पहचान पत्र, है ना, पहचान पत्र, इट मीन्स कि हाँ आपके जगह पे कोई फेक पर्सन नहीं है, एग्जैक्टली जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्स वाई है, तो एक्स वाई का क्या है, वो उसका डॉक्यूमेंटेशन का क्या है, एक तरह से प्रूफ, आईडी प्रूफ है। लेकिन जब सवाल उठता है कि क्या ये नागरिकता का भी प्रूफ है, इज इट द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप ऑल्सो, तो अभी हाल ही में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि भारत में नागरिकता, जैसा कि आपने देखा, अभी मैंने बताया कि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि इसमें क्या है कि हमारे देश की संप्रभुता और जो है सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले में साफ तौर से कहा है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जैसे दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इट मीन्स कि अगर हम ये कह दें कि दैट नाउ आई हैव माय आधार कार्ड, सो इट मीन्स कि दैट दिस इज द प्रूफ ऑफ माय सिटीजनशिप, नो। ये जो है एज पर द बॉम्बे माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर, है ना, इसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये नहीं होगा।
तो अब सवाल उठता है कि तो ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो फिर आखिरकार हम कैसे प्रूव करेंगे? अगर हम एक भारतीय नागरिक हैं, सो हाउ कैन आई प्रूव दैट आई एम अ इंडियन सिटीजन? ठीक है? देखिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि होता क्या है कि कई बार घुसपैठ के मामले हो जाते हैं। कई बार आप सबको पता होता है इल्लीगल जो है माइग्रेशन का मामला हो जाता है। ये सभी कंट्रीज़ में, सिर्फ एक भारत की बात नहीं है। जैसे आपने देखा कि अमेरिका में आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं इल्लीगल तरीके से कहाँ पर एंटर कर जाते हैं, तो इल्लीगल तरीके से अमेरिका पहुंच गए। ठीक है ना? उनको वहां पर रहना है, तो बस एक अच्छी लाइफ के लिए रहना है या अपनी लाइफ को बेहतर करना है, जिसके लिए वो अपनी जान जोखिम में डाल करके जा रहे हैं अमेरिका। तो वो भी सही नहीं है वहां पर। तो बाद में अमेरिका ने सबको क्या किया? डिपोर्ट किया। उसमें बहुत सारे भारतीय भी थे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि नागरिकता जो है ना, जो लोग भी चाहते हैं, जैसे अभी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका में क्या कंडीशन हो गया, वहां पर भी जैसे ग्रीन कार्ड होल्डर, क्या आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो गए तो इट मीन्स कि अब धीरे धीरे क्या हो चुके हैं, अब आप धीरे धीरे नाउ यू बिकेम द बोनाफाइड सिटीजन ऑफ यूएसए, है ना? उसके बाद की जो प्रोसेस है। लेकिन अब क्या है कि अब ग्रीन कार्ड होल्डर भी हैं तो उसका रिन्यूअल होना, वो सारी चीजें चेकआउट की जाएंगी कि हाँ, इनका कोई ऐसा इस बीच में उस तरीके का कोई बैकग्राउंड तो नहीं है, ये सारी चीजें। तो अगर ये देखा जाए तो वो बाई बॉन्ड वाला मामला नहीं, वो लोग जो लंबे समय से रह रहे हैं उनका काउंट होता है कि 10 साल से अगर आप रह गए तो ये सारी चीज उसमें काउंट होती है। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग अबाउट द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। भारत में नागरिकता के प्रमाण के बारे में बात करें तो भारत में नागरिकता का प्रमाण उन दस्तावेजों से साबित होता है जो स्पष्ट रूप से व्यक्ति के जन्म, वंश, पंजीकरण या नेचुरलाइजेशन को दर्शाते हैं। इट मीन्स के प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया is proved by documents that clearly show the birth, descent, registration और naturalization of the person। साफ तौर से यहाँ पे ये बातें क्लियर हैं। दूसरा है कि ये दस्तावेज नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं। इट मीन्स कि हम क्या देख रहे हैं कि दीज डॉक्यूमेंट्स मस्ट फुलफिल द क्राइटेरिया लेड डाउन अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है ना? तो यहाँ पर इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जब हम बात करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो ये डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, यानी 1955 का हमारा जो सिटीजन, ये आपको बिल्कुल क्लियर रखना है कि नागरिकता अधिनियम है ना, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के का जो सिटीजनशिप का जो मानदंड है, जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। दिस इज द जो मेन प्रायोरिटी ये होता है कि इंडियन अगर सिटीजनशिप अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें वहां पे जाना चाहिए। अब आते हैं कि भारत में नागरिकता कौन से बेसिस पे मिलती है? क्या सिर्फ जन्म के आधार पर मिलता है या कोई व्यक्ति लंबे समय से भारत में रह रहा हो उस आधार पर मिलता है ना? इस तरह से देखा जाएगा कि नागरिकता किस बेस पे मिलता है। जैसे जो लोग यहाँ रह रहे हैं प्रॉपर, जो यहीं के हैं और यहीं के नागरिक, मीन्स कि उनका जन्म यहाँ हुआ। आपने देखा होगा यहाँ पर जैसे कि अदनान सामी, एक लंबे समय से भारत में रहने के बाद अदनान सामी को भारत की नागरिकता दे दी गई। ठीक है? तो क्या कंडीशन उसमें रहा? तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं कि लिस्ट ऑफ सिटीजनशिप जो है सर्टिफिकेट्स के बारे में, है ना, कि इसमें यहाँ पर क्या रहा यहाँ पे। तो बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, अ पर्सन शुड बी अ सिटीजन बाय बर्थ इन इंडिया, यानी कि किसी व्यक्ति का अगर जन्म होता है, जन्म प्रमाण पत्र, कोई व्यक्ति भारत में जन्म से जो है नागरिक होगा यदि उसका जन्म 26 जनवरी 1950 और उसके बाद किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ हो। देखिए यहाँ पे क्या है मामला, क्योंकि उस समय पर डिवीजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, है ना, भारत आजाद हुआ, बहुत सारे मुद्दे चल रहे थे। उसमें था कि बहुत सारे लोग वहां से यहाँ से वहां जा रहे हैं। तो एक क्लियर कर दिया गया कि ये टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन में जो लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं या रहेंगे या निवास कर रहे हो तो हम उनको इंडियन सिटीजनशिप उनको मिलेगा, उनको भारतीय नागरिकता मिलेगी। ठीक है ना? उसके अलावा उसका जन्म यहाँ देखेंगे 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद किंतु नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने से पहले हुआ हो, या उसके माता पिता में से कोई उसके जन्म के समय भारत का नागरिक हो, यानी कि born on after 1st of July 1987 before the commencement of the Citizenship Act 2003 and either whose parents is citizen of India at the time of his or her birth। देखिए सिंपल सी बात इसमें यह भी कही गई है, यानी एक तो जिसका जन्म आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जन्म का जो प्रमाण पत्र है उसमें प्रॉपर वे में क्या है कि जिसका जो 26 जनवरी 1950 को और 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ, उसका जन्म 1 जुलाई 1987 को 1987 को
उसके बाद लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में क्या हुआ, लागू हुआ है, उसके माता पिता में से कोई एक के जन्म के समय वो भारत का मतलब नागरिक होना चाहिए, यानी कि माँ या पिता में से कोई एक क्या होना चाहिए, यहाँ पर भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं कि चलिए ये तो हो गया जन्म प्रमाण पत्र, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ऑथेंटिक प्रमाण पत्र फिर क्या है, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा कि माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने अगर कहा कि भाई हम आधार कार्ड को जो है ऑथेंटिक हम आईडी प्रूफ नहीं मानते हैं, नहीं सिटीजनशिप का हम जो है प्रूफ नहीं मानते, तो फिर हमारे सिटीजनशिप का प्रूफ क्या है, सवाल ये उठता है। तो सबसे जो ऑथेंटिक किसको मानते हैं, तो सबसे पहले आप देखिएगा पासपोर्ट को, है ना। तो इसमें प्रॉपर वे में देखिए यहाँ मेंशन है कि पासपोर्ट जो होता है बच्चों, वो भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का सबसे मजबूत प्रमाण है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको हम लोग कहते हैं निवास प्रमाण पत्र, राज्य जो है सरकार द्वारा जारी यह प्रमाण पत्र भारत में स्थायी निवास को क्या करता है, दर्शाता है। इट मीन्स कि पासपोर्ट जो है दैट इज इंडियन पासपोर्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, दिस सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट शोज परमानेंट रेसिडेंस इन इंडिया, यानी ये प्रॉपर वे में क्या है, बताता है आपको यहाँ पर कि आप क्या है, आप परमानेंट रेसिडेंस है कहाँ के, इंडिया के, भारत क्या परमानेंट रेसिडेंस है। अब ये समझ में आया कि भाई जो है सबसे ऑथेंटिक, यानी हम जितने भी चाहे हम आधार कार्ड दिखा दें, चाहे हम वोटर आईडी कार्ड दिखा दें, चाहे हम पैन कार्ड दिखा दें, इन सब में अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा सबसे ऑथेंटिक क्या है भाई, तो सबसे ऑथेंटिक जो है माना जाता है कि वो हमारा पासपोर्ट है। अब आते हैं कि गवर्नमेंट के इसमें क्या व्यूज है ना, जैसे कि केंद्र सरकार का क्या कहना है। तो केंद्र सरकार का ये कहना है कि आधार, पैन और वोटर आईडी जैसे जो दस्तावेज हैं केवल पहचान और सेवाओं के लिए, नागरिकता के लिए नहीं है। ये एकदम क्लियर अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए that the central government says that documents like Aadhaar, PAN card, voter ID are only for identification services, not for citizenship, है ना। ये हमारे सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है, ये बस ये कि जैसे आप कहीं भी गए तो एक पहचान पत्र होता है कि भाई अपना आप पहचान पत्र दिखाइए, तो बेसिकली ये क्या है, दिस इज अ प्रूफ कि हाँ ये आप हैं, आपकी जगह कोई फेक पर्सन नहीं है और ये आप ही से क्या है रिलेटेड आपका पहचान पत्र, तो ये उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ओके, उसके बाद सरकार ने बार बार इस बात को स्पष्ट किया कि नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता निर्धारित करता है, यानी कि मैंने अभी आपसे कहा कि आपको ध्यान रखना होगा कि जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है 1955 वही क्या करता है, सिटीजनशिप को वो डिफाइन करता है। अब अतिरिक्त लोक अभियोजन जो है मेघा एस बजोरिया आर्ग्यूड इन द केस दैट बेल शुड नॉट बी ग्रांटेड ड्यू टू द यूज ऑफ फेक डॉक्यूमेंट्स एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू अ पॉसिबल इलीगल इमिग्रेशन नेटवर्क। जैसे इसमें आप देखेंगे यहाँ पे कि जो साफ तौर से ये कि जो भी अगर मान लीजिए फर्जी दस्तावेजों को इस्तेमाल कर रहे हों या अवैध आवर्जन कर रहे हों, तो उसमें इस तरह के केसेस में है यहाँ पर जो है उनको, यानी खास तौर से वो लोग जो फेक आईडी यूज कर रहे हों और यहाँ से वहां वो क्या कर रहे हों, वहां पे काम कर रहे हों, तो उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यानी इसके संदर्भ में अगर हम लोग देखा जाए कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हम लोगों को और समझनी होगी इसमें, ठीक है ना, कि क्या किया जा सकता है भाई जो सिटीजनशिप के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे अगर देखा जाए तो किस किस महत्वपूर्ण बातों के अंतर्गत नागरिकता को डिफाइन किया गया, तो उसके बाद हम लोग और भी कुछ मुद्दे पे बात करेंगे, जैसे चैलेंजेस क्या हैं, हमारे सामने चुनौतियां कौन कौन सी हैं, है ना, आगे की राह क्या हो सकती है नागरिकता के संदर्भ में। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग देखेंगे नागरिकता के संदर्भ में कि वास्तविक नागरिक जो है, यानी कोई भी भारत का एक्चुअल सिटीजन जो है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना चाहिए, है ना। अब देखिए, आज सबसे पहले सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय संविधान में नागरिकता को कहीं डिफाइन किया गया है, तो यस एग्जैक्टली, इंडियन सिटीजनशिप इज प्राइमरी गवर्नमेंट बाय द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 आर्टिकल 5 to 11 एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारतीय संविधान में जो है भारतीय नागरिकता मुख्यतः 1955 के नागरिकता अधिनियम और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के द्वारा क्या होते हैं, शासित होती है। ये ध्यान रखिएगा, एज पर द आर्टिकल जो 5 से 11 है
वहां पर भारतीय नागरिकता क्या होती है डिफाइन है यहाँ पे। द एक्ट्स डिटेल हाउ सिटीजनशिप कैन बी अक्वायर्ड, बर्थ, डिसेंट, है ना, और उसके अलावा रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ओके, एंड लॉस्ट यानी रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्रिविएशन। यानी प्रॉपर वे में इस एक्ट में ये बताया गया है कि कैसे किसी व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है भारत की, और किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे जा सकती है। तो यहां देख सकते हैं कि इस अधिनियम के विस्तार में ये बताता है कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, जन्म, वंशानुक्रम, पंजीकरण, प्राकृतिकरण, क्षेत्र के समावेशन, और कैसे खोई जा सकती है, जैसे त्याग कर देना, समाप्ति और वंचना। ठीक है। The Constitution outlines citizenship provision at its commencement, Article 5 to 8, and empowers Parliament to legislate on citizenship matters. संविधान जो है ये अपने प्रारंभ में ही नागरिकता संबंधी प्रावधानों अनुच्छेद 5 से 8 की रूपरेखा प्रस्तुत करता है और संसद को नागरिकता संबंधी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब अगर बात की जाए तो भाई कानून किस में बनाया जा सकता है, किसको अधिकार है नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का, तो प्रॉपर वे में हम देख सकते हैं कि हमारा संविधान जो है उसके अकॉर्डिंग कि संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वो नागरिकता से संबंधित क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, है ना। अब आते हैं यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम आएंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग आज क्या कर रहे हैं, हमारा चूंकि ये स्पेशल सेशन जो है ये सिटीजनशिप के संदर्भ में है, नागरिकता के संदर्भ में है। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 देखते हैं यहाँ पे। सो अंडरस्टैंड द 5 मोड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप एंड 3 वेज इट कैन बी लॉस्ट। ठीक है ना, यानी जब हम बात करेंगे यहाँ पे तो नागरिकता 1955 के तहत प्राप्त करने के 5 तरीके हैं और इसके खोने के 3 तरीकों को हम समझ सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये है कि फोकस ऑन आर्टिकल 5 से 11 जो कि अभी मैंने बताया, particularly article 5 which defines citizenship at the constitution commencement। यानी प्रॉपर वे में 5 से 11 जो है वो क्या करता है यहाँ पर जो है नागरिकता से संबंधित है, जिसमें विशेष रूप से जो संविधान का अनुच्छेद 5 जो है उसमें नागरिकता को ही क्या किया गया है, डिफाइन किया गया, यानी परिभाषित ही किया गया है कि इसको नागरिकता को। अब आते हैं यहाँ पर कि इसमें जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कि एक्विजिशन है ना ऑफ सिटीजनशिप, यानी नागरिकता प्राप्ति के संदर्भ में, तो बाय बर्थ यानी अंडरस्टैंड द रूल्स बेस्ड ऑन द बर्थ डेट एंड पेरेंटेज, जस्ट सोली एंड जस्ट जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें जन्म तिथि और माता पिता पर आधारित नियमों को हम समझते हुए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई इसमें क्या है, आपको यहाँ पर नागरिकता मिल सकती है। ठीक है। इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर, हाँ इसमें कुछ और भी बातें हैं यहाँ पर, जैसे कि डुअल सिटीजनशिप के बारे में हम बात करेंगे। तो इंडिया डज नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप बट द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम इज एन एक्सेप्शन। मतलब भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई दोहरी नागरिकता क्या है, तो दोहरी नागरिकता आप देखेंगे खासतौर से यूएसए में, यानी कि यूएसए में जो वहाँ के अलग अलग जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, अलग अलग स्टेट्स को मिला के वो क्या बना है, यूएसए क्या बना है, संयुक्त राज्य अमेरिका बना है। तो जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनकी भी अपनी नागरिकता होती है और प्रॉपर यूएसए का भी क्या होता है, अपना एक नागरिकता होता है। तो इस तरह से जो डुअल आप सिटीजनशिप के बारे में बात किया जाए तो इंडिया में एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, डुअल नागरिकता का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन हाँ ओसीआई जिसके बारे में हम कहेंगे कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है उनके मामले में एक्सेप्शंस है। हम लोगों के मामले में जैसे अभी प्रधानमंत्री जी की मैंने एक दिन आपको पढ़ाया भी था कि इन्होंने यात्रा की तो वहां पे कहा कि इनके 6th जनरेशन को ओसीआई मिल जाएगा यहाँ पर, तो या फिर इनको मिल सकता है। तो ये कहीं कहीं पर इस तरीके के केसेस हैं। Recent amendments understand the key provisions and implications of the Citizenship Amendment Act 2019, particularly its impact on certain minority communities from Afghanistan, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। जैसे जो नागरिकता संशोधन अधिनियम हुआ 2019 में, इस पे काफी ज्यादा इस पे क्या हुआ, काफी इस पे विवाद भी रहा है ना। इसमें यह था कि खासतौर से जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से कुछ अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं उनको जो है उसमें क्या किया गया, नागरिकता देने का प्रोविजन दिया गया और उसके अकॉर्डिंग कुछ लोगों को नागरिकता प्रॉपर दी गई है। अब आते हैं इसमें कि इसमें संसद के क्या पावर हैं। सो विदित हो कि संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग 1955 के अधिनियम में संशोधन करने के लिए किया गया था। So Parliament has the power to make laws relating to the citizenship and this power has been used to amend the 1955 Act। ठीक है ना।
तो ये चीज़ें देखिए यहाँ पर क्या है, इसको समझना बस ये रहता है कि मेनली क्या है, जैसे आप देख सकते हैं कि जो बाय बर्थ हम कह सकते हैं, उसके अलावा क्या है यहाँ पर कि एक टाइम पीरियड है कि भाई आप जो है वंश के आधार पर, अभी हमने यहाँ पे बात भी किया था कि हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि जो नागरिकता के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो जन्म के आधार पर हमारे यहाँ जो है नागरिकता मिलता है, वंशानुक्रम पर हमारे यहाँ जो है नागरिकता मिलता है, पंजीकरण के आधार पर हमारे यहाँ क्या है नागरिकता की क्या है आपको जो है प्रोविजंस हैं, और उसके अलावा नेचुरलाइजेशन के जो है बेस्ड पर क्या है हमारे यहाँ क्या है नागरिकता मिलने के प्रावधान है। अब उसी तरह से जैसे नागरिकता मिलता है उसी तरह से नागरिकता समाप्त भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़े होंगे कि जैसे डेटा आता है कि कितने लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी, यानी वो जिस देश में रह रहे हैं उनको वो देश अच्छा लग रहा होगा, या तो उनको बिजनेस के पर्पज से या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, तो उन्होंने क्या किया कि जो है भारत देश की नागरिकता त्याग दी। तो त्यागने का मतलब ये होता है कि आपने उसे छोड़ दिया। एक हो गया समाप्ति हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, यानी टर्मिनेशन, यानी आपका जो है नागरिकता का हमने क्या किया यहाँ पे टर्मिनेट किया, और दूसरा है आपको डेप्रिविएशन। तो इस तरह से नागरिकता क्या की जा सकती है, इस तरह से समाप्त हो सकती है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये तो है कि भाई प्रॉपर जो है आप भाई जन्म हो गया, वंशानुक्रम हो गया, ये इस तरह से क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है आपको ये नागरिकता को पाने के क्या है आधार है ना, कि इस बेस पे हमें इंडिया के जो है सिटीजनशिप तौर पे हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर जो नागरिकता मिल सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अभी जो मुद्दा ये है कि नागरिकता के संदर्भ में चूंकि आधार कार्ड है ना, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, इन सबको लेकर के तो जो चैलेंजेस के संदर्भ में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि चैलेंजेस क्या है उसके संदर्भ में, है ना, जैसे फेक डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं फेक डॉक्यूमेंट्स लगा दे रहे हैं, जैसे आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी आर बीइंग यूज्ड फॉर द इलीगल माइग्रेंट्स मेकिंग वेरिफिकेशन डिफिकल्ट। अब ये मुश्किल हो जा रहा है कि वास्तव में ये ऑथेंटिक है या नहीं है। ये समस्या क्या हो जा रही है, सामने आ रही है कि भाई उसको एक ऑथेंटिक डेट उसकी तरह प्रूफ की तरह इसको दिखाया जा रहा है, जिससे ये तय कर पाना मुश्किल हो पा रहा है कि जो व्यक्ति इसे दिखा रहा है ये वास्तव में भारत का नागरिक है या नहीं है ना। तो फॉर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा होने के चांसेस से हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि इसे चाहे आप आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी, ये बनवाना कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। तो इसमें ये समस्या यहाँ पर आती है, यहाँ पर डिले इन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक यूआईडी एंड अदर एजेंसी टेक्स टाइम विच कॉम्प्लिकेट्स द लीगल प्रोसेस, है ना। अगर इसमें मान लीजिए कुछ लीगल प्रोसेस चलता भी है तो यूआईडीए के द्वारा जो देरी करना या फिर कह लीजिए दस्तावेजों के सत्यापन में डिले होने की वजह से ये प्रक्रिया और जटिल हो जाती है। सोशल एंड पॉलिटिकल जो है सेंसिटिविटी, सामाजिक और राजनीतिक संवेदनशीलता, जैसे नागरिकता संबंधित मुद्दे सामाजिक तनाव और राजनीतिक विवाद पैदा करते हैं। अक्सर आप देखेंगे अगर ये कहा जाए कि भाई जैसे सीए आया था, इस पर क्या हो गया था, काफी ज्यादा यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पे कि प्रॉब्लम होने लगा कि भाई इसमें क्या है कि अचानक से सबको, अब सबके पास क्या है कि डॉक्यूमेंट्स का मामला हो गया यहाँ पे। तो ये चैलेंजेस हैं, अगर ये कहा जाए कि ये चैलेंजेस हैं। लेकिन हाँ, आगे की कुछ राह के संदर्भ में भी अगर देखा जाए, स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस, जैसे द वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर आधार एंड अदर डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी मेड फास्ट एंड ट्रांसपेरेंट। यानी या तो हम लोग इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ज्यादा रखें, थोड़ा तेज कर दें हम लोग, तो हो सकता है कि यहाँ पर चीजें ज्यादा बेहतर हो सकती हैं। Awareness campaign, it is important to make people understand that Aadhaar, PAN and voter ID are not proof of citizenship। ये लोगों को बताना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अभी तक लोग समझते हैं कि ये हमारे भारतीय नागरिक होने का क्या है, प्रमाण पत्र है। तो लोगों के बीच इसको लेकर के एक जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है कि दैट दिस इज नॉट द जो है आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप। ये हमारे सिटीजनशिप का आईडी प्रूफ नहीं है, जिसको लोग ये मानने लगते हैं अमूमन कि ये हमारा क्या है, ये आईडी प्रूफ है। डिजिटल डेटाबेस, नागरिकता से संबंधित दस्तावेजों को एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया जाए जिससे सत्यापन आसान हो। यानी कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, इसके लिए हम लोगों को डिजिटल डेटाबेस बनाने की जरूरत है, जिसमें असेंट्रलाइज्ड डिजिटल डेटाबेस होना चाहिए, जो कि सिटीजनशिप रिलेटेड डॉक्यूमेंट शुड बी क्रिएटेड टू मेक वेरिफिकेशन इजियर। लीगल रिफॉर्म्स में हम देखेंगे अमेंडमेंट्स कैन बी मेड टू ब्रिंग मोर क्लियरिटी इन द सिटीजनशिप एक्ट टू प्रिवेंट मिसयूज। यानी नागरिकता अधिनियम में अधिक स्पष्टता लाने के लिए संशोधन किए जा सकते हैं ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। क्योंकि देखिए है क्या कि अगर मान लीजिए कि अगर लोगों के पास क्या है कि भाई अगर सक्षम नहीं है, सपोज दैट कि हम पासपोर्ट बनाने में सक्षम नहीं है या फिर हमें नहीं पता वो प्रोसेस, तो ये किया जा सकता है कि विकल्प के तौर पर कि अगर आधार, पैन कार्ड, ये सब जो भी है, इसके प्रोसेस को और ज्यादा टफ और कहीं ना कहीं से इसको थोड़ा तेज कर देना चाहिए।
ताकि ये क्या हो सके उसकी। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय नागरिकता के प्रश्न पर एक महत्वपूर्ण कदम है, जो ये स्पष्ट करता है कि केवल पहचान पत्र ही नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। So basically, here we can say that Bombay High Court's decision is an important step on the question of citizenship, which makes it clear that identity cards alone are not proof of citizenship. जो लेकर के लोगों को लगता है कि नहीं ये अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो ये चीजें क्या करनी होगी, ये हमें कहीं ना कहीं से समझनी होगी कि भाई हम लोगों को क्या करना होगा यहाँ पे, देखना होगा कि हाँ ये इस तरह की चीजें यहाँ पर नहीं हो। तभी आगे क्या हो सकता है, हमारा सिटीजनशिप का जो मामला है उसके बारे में जो लोग को लगता है कि हाँ ये यहाँ पर बहुत इजी है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है। जैसे सरकार और समाज को मिलकर के, यहाँ पे एक काम ये भी हो सकता है कि सरकार और समाज मिलकर एक ऐसी व्यवस्था डेवलप करे जो नागरिकता सत्यापन को सरल और प्रभावी बना दे। यानी कोई व्यक्ति इंडिया का सिटीजन है, ये ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, जैसे इसको इफेक्टिव तरीके से लाना है, तो ये ज्यादा इफेक्टिव तरीके से लाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसमें उसके सत्यापन यानी उसका डॉक्यूमेंटेशन है ना, ये सब और उसका वेरिफिकेशन वो क्या हो, बहुत अच्छे से हो, तो ये काम हो सकता है। फिर ये भी हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि वास्तविक नागरिकों को कोई परेशानी ना हो। ऐसा नहीं हो कि जो हम सत्यापन करने जाएं तो एक्चुअल जो सिटीजन है उनको परेशानी होना शुरू हो जाए और अवैध गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगे, ताकि देश की सुरक्षा और संप्रभुता जो है अक्षुण्ण बनी रहे। तो ये सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है कि सो दैट द सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री रिमेन्स इंटैक्ट। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, दैट it has to be ensured that genuine citizens do not face any problems and illegal activities are strictly prohibited so that the security and sovereignty of the country remains intact। तो ये होना चाहिए और ये किया जा सकता है। तो देखिए इन सब के माध्यम से जो नागरिकता, जिसमें अभी प्रश्न खड़े हुए, तो नागरिकता से सवाल मुद्दे को हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो यहाँ जरूरी क्या है कि सरकार और समाज दोनों मिलकर के हम एक ऐसे व्यवस्था को डेवलप करें जिससे कि इंडियन सिटीजनशिप को लेकर के कि भाई कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक, अब ऐसा ना हो कि वो इंडियन सिटीजनशिप है लेकिन हाँ उसके पास कुछ ऐसे मान लीजिए इन्फॉर्मेशन नहीं है और उसकी वजह से उसको ज्यादा क्या हो जाए, उसको ज्यादा जो है वेरीफाई करवाना या फिर उसको कहीं अपने ही बारे में प्रूफ देना पड़ जाए, तो ऐसा भी ना हो। जो कि कई बार क्या होता है कि देखिए कई बार ना जैसे जन्म प्रमाण पत्र ये ज्यादातर लोग लेते ही नहीं है, या फिर कह लीजिए जो जानते ही नहीं है कि हम लोगों को एक बर्थ सर्टिफिकेट लेना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट एंड एज वेल एज डेथ सर्टिफिकेट, ये दोनों बहुत जरूरी है कि अगर परिवार में किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। तो बर्थ सर्टिफिकेट, अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो बर्थ सर्टिफिकेट जिसको हम लोग अभी तक क्या मान रहे थे कि ये क्या एक तरह से इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, दैट इज एक्चुअली यूज्ड फॉर द जो है वेरिफिकेशन ऑफ द सिटीजनशिप, क्या आप भारतीय नागरिक हैं, उसमें ये काम आएगा।